सभी देखने वालों को, दर्शकों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जो भी जहां से जुड़ रहे हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत। हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक पेज पर आज कुछ आने में समस्याएं हो गई, शायद सर्दी की बाधा रही हो तारों पर भी चल के आने में, या कोई एक ऐसी समस्या जो कई बार हमारे नियंत्रण के बाहर होती है, ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण हम लोग कुछ विलंब से आपसे जुड़ पा रहे हैं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मित्रों, आप लोग जुड़े हुए हैं, इसका बहुत आभार। आप लोगों ने प्रतीक्षा करी, और आज के इस कार्यक्रम से रंगमंच की चुनौतियां, इस कार्यक्रम से आप लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर जो नाटक की चर्चा प्रारंभ हुई, वो नाटक और रंगमंच की चर्चा आज तक चल रही है और आगे भी हमेशा चलती रहेगी। दृश्य विधाएं हमेशा बहुत ही अधिक सराही गई हैं, क्योंकि जो पाठक या दर्शक होता है, वो अपने मन में जो चित्र बनाता है, कहना चाहिए कि पाठक और श्रोता जो मन में चित्र बनाता है, दर्शक उस चित्र को पूरा का पूरा देख पाता है। देखी हुई चीजें हमारे मन पर बहुत देर तक ठहर जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाओं का एक हिस्सा बन जाती हैं। उन्हीं संवेदनाओं से जुड़कर बनता है मनुष्य का मस्तिष्क, और आत्मा की समृद्धि होती है। और इसी समृद्धि के लिए हम बहुत जगहों पर बहुत तरीकों से भटकते हैं, और कहीं ना कहीं साहित्य ब्रह्मानंद के का सहोदर बनकर हमारे सामने आ जाता है। जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, तो उन्होंने भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, चरित्र कैसे होने चाहिए, पात्र कैसे होने चाहिए, इन सब चीजों का बहुत विस्तृत वर्णन किया। आज का रंगमंच भले ही उनके उस विस्तृत शास्त्रीय चर्चा से भिन्न हो, लेकिन आज का रंगमंच जीवन की समस्याओं को उठाता हुआ, जीवन की विभिन्न पहलुओं को, संबंधों के विभिन्न पहलुओं को दिखाता हुआ, मनुष्य को जगाता हुआ आगे चल रहा है। लेकिन इस रंगमंच के सामने आज बहुत सी चुनौतियां आ गई हैं। तेज भागती जिंदगी, समय कम, काम बहुत अधिक, देखने को भी आजकल कोविड काल में तो देखने के लिए भी बहुत कुछ अधिक। तो ऐसे में किस तरीके से हम रंगमंच को बचाएं, बनाएं, सिखाएं, इन तीनों ही समस्याओं पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मित्रों। और हमारे संचालक हैं विद्याभूषण जी, अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर हरीश नवल जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री जो टेलीफिल्म्स और सीरियल्स में काम कर चुकी है, काजल सूरी जी, और कनाडा के बहुत ही जाने माने निर्देशक प्रकाश दाते जी, जो मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं पर भी अधिकार रखते हैं, और तीनों उन्होंने उस प्रकार के नाटकों का भी संचालन, निर्देशन किया है। और उसमें जो जो एक कहते हैं ना अंदर से, जो कि वो रंगकर्मी है, भले ही वो अभियंता है, जिनके बारे में विद्याभूषण धर जी विस्तार से बताएंगे। तो हमारे कनाडा के अपने बहुत विशिष्ट और प्रतिष्ठित निर्देशक प्रकाश दाते जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ आज ऐसा गरिमापूर्ण मंच है, जहां नवल जी, काजल सूरी जी और प्रकाश दाते जी हैं, और संचालन कर रहे हैं विद्याभूषण धर जी। मित्रों, नाटक की बात करें और नाटक ना दिखाएं, केवल बात करके रह जाए तो बात नहीं बनती। इसलिए आज हम लोग अपनी बातचीत के बीच में छोटी छोटी नाटक की झलकियां भी दिखाएंगे, जो कनाडा में हम लोगों ने हिंदी राइटर्स गिल्ड के माध्यम से प्रस्तुत करी है, और सावित्री थिएटर्स ग्रुप, जो यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है, उसके माध्यम से भी प्रस्तुत की गई है। तो उसके बारे में हम लोग बीच बीच में दिखाएंगे। आज जो हमारे चौथे अतिथि हैं, जो राकेश रोशन भट्ट जी, वो नहीं जुड़ पाए। आप लोग जानते हैं कोरोना का समय है, हम समस्याओं की छाया में जीवन को पनपाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यवश राकेश रोशन जी और उनका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है, और इस कारण वो आज हमसे नहीं जुड़ पा रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो और उनका परिवार जल्दी ही स्वस्थ हो जाए, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें। तो आज वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम लोग आज प्रारंभ करेंगे नाटक की छोटी सी झलकी से, और नाटक है प्रसिद्ध नाटक
आधे अधूरे जो हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया था, जिसमें भाग ले रहे थे विद्याभूषण धर जी भी, और जिसका निर्देशन किया है प्रकाश दाते जी ने। तो आप उनके निर्देशन का ये नाटक देखेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ी सी बात सिर्फ विद्या जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत ही उत्साही कलाकार, रंगकर्मी हैं विद्याभूषण धर जी। कश्मीर से आए हैं। विस्थापन का दर्द उन्होंने बहुत गहरे से झेला है, और उनकी कविताओं, कहानियों और लेखों में ये, और उनकी बातचीत में ये दर्द बराबर झलकता है। इसलिए विस्थापित कश्मीरियों की जो एसोसिएशन है उसमें बेहद सक्रिय हैं, और हिंदी राइटर्स गिल्ड से प्रारंभ से ही 12 सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रत्येक नाटक में इतने उत्साह से जुड़े हैं। हर बार इतनी मेहनत करके, साल साल भर की मेहनत करके जो नाटक प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, उनमें विद्याभूषण धर जी निरंतर भाग लेते रहे हैं। तो कहानी, कविता, लेखन चलता रहा, और साथ में नाटक का जो प्रेम है वो बचपन से लेकर अब तक बराबर चल रहा है। हम देखते हैं अब आधे अधूरे, और उसके बाद मंच सौंपेंगे विद्याभूषण धर जी को। संदीप, साउंड नहीं आ रही है। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के मंचन के पहले दिन मैं शैलजा सक्सेना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये नाटक 1969 में लिखा गया था, और तब से लेकर अब तक इस नाटक की 50,000 से भी अधिक प्रस्तुतियां पूरे भारत में हो चुकी हैं। इप्टा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नाट्य कला केंद्र जैसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थानों ने इसको प्रस्तुत किया है। 1969 में पहली बार ओम शिवपुरी जी ने इसका मंचन किया था, और तब से लेकर अब तक इस नाटक का मंचन किया जाता रहा है। हम लोगों ने आज इस नाटक का समय नहीं बदला है, क्योंकि इस नाटक के पुरुष, स्त्री, स्थिति और परिस्थिति सब कुछ अब भी वही का वही है। ये नाटक हिंदी राइटर्स गिल्ड और सावित्री थिएटर ग्रुप की संयुक्त प्रस्तुति है। सन 2008 से जीटीए की हिंदी प्रेमियों की प्रमुख संस्था रही है हिंदी राइटर्स गिल्ड, जो बहुत सी गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, मासिक वर्कशॉप इत्यादि करते हैं, और साथ ही हम लोगों ने 6 नाटक भी प्रस्तुत किए हैं। सन 2004 से सावित्री थिएटर ग्रुप ने बहुत से मराठी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक प्रस्तुत किए हैं। दरअसल अभी तो उनका केस नंबर 99 चल भी रहा है, आने वाला है, और आप लोग उनके अनुभव और उनकी क्षमता से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं अपने डायरेक्टर, निर्देशक, आज इस नाटक के निर्देशक श्री प्रकाश दाते जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कुशल रंगकर्मी है, मंच के आगे और मंच के पीछे दोनों रूप से उन्होंने बहुत से सुंदर भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं, और मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के नाटकों में भाग लिया है। उनका हृदय से धन्यवाद, और सभी अभिनेताओं का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने बहुत मेहनत से आज का नाटक आप लोगों के लिए तैयार किया है, और उनके घर वालों का विशेष करके धन्यवाद जिन्होंने इतना सहयोग दिया, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता था। इस नाटक के पीछे इधर उधर बिखरे हुए कुछ लोग आपको दिखाई देंगे बाहर दरवाजे पर, और बाद में भी उन लोगों ने भी बहुत काम किया है। हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस नाटक की कहानी उलझी हुई है, चरित्र संश्लिष्ट हैं, विचार के अनेक आयाम हैं। हम जो पाना चाहें, जब उसे नहीं पा सके, तब जो खींच और अतृप्ति उपजती है, उसके बीच से निकलती है इस नाटक की कहानी। आइए देखें नाटक आधे अधूरे। हेलो।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवता और सम्मानित प्रबुद्ध दर्शकों का विनम्र अभिवादन। हिंदी राइटर्स गिल्ड प्रस्तुत करती है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे। निर्देशन प्रकाश दाते। पार्श्व संगीत दीपक संत। आधे अधूरे। आधे अधूरे। फिर घर पे कोई नहीं। किन्नी, अरे ओ किन्नी, होगी नहीं, जवाब कहां से दे। फिर फाड़ लाइए एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि कहां से रोज रोज पैसे आ सकते हैं नई किताबें खरीदने के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे हैं सारा दिन। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेपबर्न, शर्ले मैक्लीन जिंदगी काट रहे हैं इन किताबों के साथ। और बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर गए। दिन भर घर पर रह के इंसान और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो संभाल कर रख ही सकता है। इतना नहीं है कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ा। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई तुम दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी आ गई होगी। ये अच्छा है, दफ्तर से घर आओ तो घर पे कोई दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? थोड़ी देर के लिए बाहर मार्केट गया था। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी रहती। लाओ मुझे दो। अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे? किन्नी को दूध दे दिया था। ओ किन्नी, वो मुझे दिखी नहीं कहीं। दिखे तब ना जब घर पे रहे कोई। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वो अभी फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो घर पे रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है था। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। क्यों? कहना फर्ज नहीं बनता? आखिर बॉस है मेरा। बॉस होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके माधर। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब गुजरेगा यहाँ से आएगा। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। ओ, तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ पर। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता बहुत ही अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ में आता है नहीं। तो अच्छा यही है ना मैं चुप रहा करूं? और जो चुप रहता हूं तो तुम चुप रहते हो और न कोई। जब वो आया है मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पे नहीं रहे। तो उसमें क्या है? आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। हाँ जाना तो है, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही है तो बना लेना मेरे लिए भी एक कप। सुनो, वो उसका क्या हुआ? वो जो हड़ताल हो रही थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा। पर होगी भी। अरे तुम उसके इंतजार में हो गया।
हड़तालों का क्या है, इसमें देखो हड़तालें तो होती रहती हैं। अरे तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? हाँ, जुनेजा के यहाँ सोच रहा था जाऊं। ओह, जुनेजा के यहाँ? हाँ हाँ, हो आओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, कम से कम उसे मुंह तो दिखा के आना चाहिए। हाँ हाँ, जाके मुंह दिखाओ उसे। वो 6 महीना बाहर रह कर आया है, हो सकता कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ काम हो। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले ही कुछ काम नहीं किया है। कितनी धूल पड़ी रहती है इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। ना कोसती रहती है उस आदमी को, उससे तो हमेशा अपनी तरफ से हमारी मदद ही की है। अरे ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले नहीं जाना है कि मुझे? अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि। यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो। वहां चले जाओ, वो साफ हो गई। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? एक ही जगह फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे। खड़े क्यों हो गए? क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? खड़े तो हो सकते हो, मगर घर के अंदर ही। सुनो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो हाँ। अभी आप लोगों ने छोटा सा दृश्य देखा, अब हम लोग शुरू करते हैं बातचीत और मैं मंच सौंपती हूँ विद्या भूषण धर जी को। सिर्फ एक बात कहूँ कि बहुत क्लोज निट सा हमारा थिएटर था जिसमें लोग सामने ही बैठे थे। आपने देखा ही होगा, कोई चलकर भी आया तो ऐसा लगा हम लोग जैसे महेंद्र और सावित्री के घर में ही बैठे हुए नाटक देख रहे थे। तो ये एक विशेषता थी हमारे जो निर्देशक हैं प्रकाश जी उनकी, कि उन्होंने इतना सुंदर सेट भी बनवाया और इस तरीके से हमें उनके घर में ले जाकर पात्रों के बिठा दिया था। मंच है विद्या भूषण धर जी के हाथों। शारजा जी, आपका कोटिश धन्यवाद। मेरी इस यात्रा में आप और आपके जैसे बहुत सारे गुरुवरों का मैं आभारी रहूंगा जो सारथी बनकर मेरे जीवन में आए। मित्रों, हिंदू थिएटर्स गिल्ड के इस मंच पर भरत मुनि वंशज मैं विद्या भूषण धर फेसबुक लाइव पर सभी श्रोताओं का कनाडा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने परिचय में मैंने अपने आप को भरत मुनि का वंशज कहा। मुझे गर्व की अनुभूति के साथ अपार आनंद भी आ रहा है क्योंकि हमारी आज की चर्चा का विषय है रंगमंच। मित्रों, रंगमंच के विश्व इतिहास में भरत मुनि का स्थान और योगदान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को पंचवेद भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक काव्य का एक ऐसा रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण ये लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंध है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। रंगमंच पर किसी एक भाषा का अधिपति नहीं हो सकता, पर हिंदी राइटर्स गिल्ड के इस मंच पर आज की चर्चा का विषय मूलतः हिंदी और बाकी उत्तर भारतीय भाषाओं पर आधारित रंगमंच है। मैं अपार हर्ष के साथ आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़े रंगमंच के प्रबुद्ध एवं कर्मठ व्यक्तियों और व्यक्तित्वों का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरीश नवल जी। उनके बारे में रंगमंच का ये तुच्छतम सेवक क्या कहे। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि निष्प्राण दलदल को जब जीवन रस मिलता है, निष्प्राण दलदल को जब जीवन रस मिलता है तो कहीं किसी सरोवर में तब एक कमल खिलता है। और मित्रों, ऐसे ही कमल का नाम है हरीश नवल। व्यंग सरोवर के अनूठे कमलों में से एक। दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, नाटक विधा पर पूरी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर हरीश नवल बतौर स्तंभकार इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं, कल्पांत, राज सरोकार तथा जनवानी मॉरिशस से जुड़े हैं। इन्होंने इंडिया टुडे, माया, हिंदी वार्ता, गगनांचल और सत्ता चक्र के पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों में व्यंग संग्रह, बागपत के खरबूजे नाम सुन के गुदगुदी होती है, पीली छत पर काला निशान, दिल्ली चढ़ी पहाड़, मादक पदार्थ, आधी छुट्टी की छुट्टी, दीनानाथ का हाथ, वाया पेरिस आया गांधीवाद, वीरगढ़ के वीर, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, निराला की गली इत्यादि।
इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से शोभित किया गया है, जिनमें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से, साहित्य कला परिषद पुरस्कार दिल्ली राज्य की तरफ से, साहित्य मणि बिहार राज्य की तरफ से, बालकन जी बारी इंटरनेशनल सम्मान, साहित्य गौरव हरियाणा सरकार की तरफ से, मीरा मौर दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन से, जनेन्द्र कुमार सम्मान, फिक्र तोसवी सम्मान, माध्यम का अट्टहास सम्मान, काका हाथरसी सम्मान व हास्य रत्न हिंदी उर्दू अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अगर मैं उनके जीते हुए इनामों के बारे में बात करूं तो शायद आज का पूरा सत्र इसी में निकल जाएगा। अपनी नवीन शैली और शिल्प के प्रयोग के लिए वे परवर्ती व्यंग्यकारों के आदर्श माने जाते हैं। हरि जी, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। नवल जी, आपकी आज्ञा से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं भारत से हमारी पहली वक्ता का, काजल सूरी जी, हिंदी राइटर्स गिल्ड के आज के इस कार्यक्रम में आपका सुस्वागत है। स्वागत है। काजल सूरी जी के बारे में मैं क्या कहूं, बहुआयामी व्यक्तित्व है। 400 से अधिक टेलीफिल्म्स और सीरियल्स में इन्होंने अभिनय किया है। अनेक टेलीफिल्म्स की लेखिका और प्रसिद्ध निर्देशिका हैं। साथ में जम्मू के प्रसिद्ध प्रेमनाथ भट्ट पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित हैं। काजल जी नियमित आधार पर ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीमीडिया नई दिल्ली में छात्रों को रेडियो, नाटक, योजना और निर्माण पर व्याख्यान देती रही हैं। वो जम्मू कश्मीर के कलाकारों के प्रसिद्ध परिवार से संबंधित है। बचपन से ही थिएटर से जुड़ी है और अपनी अभिनय क्षमता के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार से 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। 2016 में पंजाबी महिला निर्देशक के लिए 5 महिला निर्देशकों में उन्हें पंजाब अकादमी द्वारा चुना गया था। उन्हें राष्ट्रीय सद्भावना पर पुस्तक रूपक प्रेम का सुर, आस्था का संगीत, लल्लेश्वरी के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार भी मिला है। उनका अपने रंगमंच का अपना एक समूह भी है जिसका नाम रूबरू है। काजल सूरी जी को 10वां राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 में, 2019 में इप्टा द्वारा हिंदी रंगमंच के लिए राष्ट्रीय सम्मान, 2020 में रंगमंच के में योगदान के लिए जोहरा सहगल नेशनल अवार्ड और इस वर्ष रंगमंच के क्षेत्र में योगदान के लिए जम्मू का महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान भी मिला है। आपको हिंदी थिएटर के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रीन फ्लाई उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला है। वर्तमान में काजल सूरी जी आकाशवाणी दिल्ली में कार्यक्रम अधिशासी नाटक अनुभाग देख रही हैं। काजल जी, आपने थिएटर, टीवी और फिल्म्स तीनों विधाओं पर काफी समय से प्रशंसनीय काम किया है। हिंदी और डोगरी भाषा के रंगमंच में आपका सफर जो है काफी सराहनीय रहा है। कृपया हमारे साथ जुड़े असंख्य दर्शकों के साथ अपने रंगमंच की जीवन यात्रा साझी करें। काजल जी। जीवन यात्रा, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत जो बोला। जीवन यात्रा तो बहुत रंगमंच से जुड़ी, लेकिन इसको बिल्कुल संक्षेप में मैं अगर कहूँ कि मैं 3 साल की उम्र से थिएटर से जुड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स इसी फील्ड से हैं। पापा, मेरे जो पिताजी हैं उनको जम्मू में भीष्म पितामह कहा जाता है रंगमंच का, और लेखक रहे हैं, बहुत माने हुए, और उनकी लेखनी पर उर्दू में लिखते रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो थिएटर का मेरा ये चलता रहा। ये तो जैसे थिएटर में होते हैं, जैसे इट्स लाइक मेडिटेशन टू मी, इबादत है। और थिएटर तो सबके लिए, जो थिएटर से जुड़े होते हैं उन सबके लिए, वो सब लोग इस बात को मानेंगे कि थिएटर की दुनिया बहुत जादुई है। और जब हम बहुत उदास होते हैं, इट्स लाइक मेडिटेशन, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, तो थिएटर उन सबके लिए मेडिटेशन है। इसीलिए तो इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि कहीं जगह, कहीं यूनिवर्सिटी में जहाँ पे थिएटर नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे थिएटर इंट्रोड्यूस हो, थिएटर इन एजुकेशन की, इसलिए इसको स्ट्रेस दिया जाता है कि थिएटर का को सिलेबस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल कर रख देता है। मैं अपने आप को इतना अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैंने बचपन से जब आँख खोली तो मैंने वैसा ही माहौल पाया कि हमारे घर में रिहर्सल्स होती थी, स्क्रिप्ट्स रीडिंग होती थी, फिर अलग-अलग नाटकों पे काम होता था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे संस्कृत नाटकों में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे याद है जब मैं 8th में थी शायद, तो हमारे घर में किताबें पढ़ी रहती थी, मालविका, अग्निमित्रम, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, तो उनके साथ ट्रांसलेशन था उनका हिंदी में भी, संस्कृत के साथ-साथ। तो वो सभी किताबें मैंने बचपन में ही पढ़ी, नाटकों की। धीरे-धीरे रुझान बढ़ता रहा और नाटक
करती रही और फिर जम्मू में बहुत नाटक किया, बहुत काम किया मैंने और लगातार 8 बार जिस तरह से आपने कहा, उसके बाद जब मैं दिल्ली में आई, आकाशवाणी दिल्ली में जब मैं आई जॉइन किया, तो ख़ैर टीवी तो छूट गया मुझसे क्योंकि मैं आकाशवाणी में आई थी, लेकिन नाटक नहीं मुझसे छूटा, जो स्टेज था वो नहीं छूटा, तो मैंने यहाँ इप्टा जॉइन किया। तो इप्टा जॉइन करके बहुत सारा इप्टा डेली जॉइन किया, बहुत सारे नाटक किए इप्टा डेली में, फिर मैंने बहुत सारे नाटक लिखे भी और अब मेरा एक अपना ग्रुप है रूबरू के नाम से, जिस तरह से आपने कहा कि पंजाबी जो अकेडमी है वो हर साल 2 या 3 साल के बाद एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करती है जिसमें पंजाबी महिला डायरेक्टर्स को लिया जाता है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से, तो उसमें मुझे उन्होंने चुना। इसको मैं बहुत क्योंकि मुझे लगता है आई स्लीप एंड ड्रिंक थिएटर, थिएटर के बिना तो मैं अपने आप को संपूर्ण ही नहीं समझती, इट्स लाइक ऑक्सीजन टू मी। तो यही सफ़र है, ये चलता रहा है, चल रहा है और इस कोविड के वक़्त में भी कोशिश है कि किसी न किसी तरह थिएटर से जुड़े रहें। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और इतना संक्षेप में मुझे लगता है कहना ठीक है क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रंगमंच की नई चुनौतियाँ हैं और रंगमंच में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं क्योंकि जो फ़ील्ड से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ ये कहूँगी जो मैंने फ़ील किया है, जिन चैलेंजेज़ को लेकर मैं काम कर रही हूँ। लास्ट ईयर हमने 19th प्रोडक्शन किया 1 साल में। मुझे 2017 में ऑल ओवर इंडिया में 50 वुमेन का सिलेक्शन हुआ था अलग-अलग फ़ील्ड की, जिसमें डॉक्टर्स थे, ब्यूटीशियंस थे और मिस इंडिया रही हैं। उसमें मुझे अपने थिएटर की जर्नी के लिए चुना गया। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही क्योंकि जब आपको अवार्ड मिलते हैं, वो आप में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि आपको और आगे और अच्छा करना है। और जब इप्टा नहीं उपटा, उपटा भी एक बहुत बड़ी वो है। उपटा से मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला थिएटर की जर्नी के लिए और ज़ोहरा साइकिल अवार्ड जो 2019 में मिला नेशनल अवार्ड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी मेरे लिए बहुत बड़ी है और इन सब अवार्ड्स के बाद जैसे आपने कहा कि 8 बार मुझे जम्मू में आई एम द ओनली फीमेल ऑफ जेएनके जिसको 8 बार जेएनके गवर्नमेंट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जितने भी अवार्ड्स मिले सबसे बड़ा मुझे जो सम्मान है एक तो ये कि जो मुझे 8 बार अवार्ड मिला अपनी मिट्टी में क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो मेरी अपनी मिट्टी है, मेरी अपनी रूट्स हैं वहाँ पे। तो मैं जो मुझे अभी अवार्ड मिला महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मैं यहाँ एक इंसिडेंट जोड़ना चाहती हूँ कि रंगमंच की जो जादू है रंगमंच का, उसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे याद है कि मेरे पापा को लेकर कि वो रंगमंच से जब काम कर रहे थे, जब प्ले कर रहे थे वो टैगोर का लिखा हुआ उत्सर्ग, उन दिनों उनकी नई-नई शादी हुई थी। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई है और ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि उसमें उनका जो कैरेक्टर था उसको अपने बाल मुड़ाने थे। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे भी शायद ऐसा होगा कि बाल मुड़ाना सही नहीं समझा जाता, कि वो तब मुड़ाए जाते हैं जब कोई घर में कुछ मतलब ठीक ना नहीं होता। तो वो नाटक जब कर रहे थे, तो 15 दिन हुए थे उनको शादी को, टैगोर हॉल कश्मीर का एक बहुत बड़ा थिएटर जी। है, वहाँ पे वो कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे दादाजी तहसीलदार रहे हैं, तो शो वाले दिन फ़ील आने के लिए उन्होंने सचमुच अपने बाल मुड़ा दिए। तो उस बहुत बवाल भी मच गया था, लेकिन ये थिएटर का जादू है और उसको उसको जीने के लिए आपको उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है और जब उस कैरेक्टर में आप उतरते हो, तभी आपको ऑडियंस के साथ कनेक्शन होगा और कनेक्शन जब होगा, तभी आप एक सफल नाटक कर सकते हैं। जी। काजल जी, आपका जीवन वृत्त सुनकर मैं बस इतना कह सकता हूँ, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम। आप जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपके साथ उस सफर का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि हम रंगकर्मी से बिल्कुल सेम पैशन रखते हैं। आपको रंगमंच का प्यार एक्चुअली बचपन में घुट्टी में मिला था। आपके पूज्य पिताजी श्री विजय सूरी जी रंगमंच और बड़े पर्दे के एक स्तंभ थे जम्मू कश्मीर के। उनकी जी। स्मृति को मेरा नमस्कार। नवल जी की आज्ञा से मैं आगे आगे हमारे वक्ता कनाडा से श्री प्रकाश दाते जी का स्वागत करता हूं। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी हिंदी एवं मराठी रंगमंच, संगीत और साहित्य के एक उत्साही प्रेमी हैं। वो अपने स्कूल के दिनों से एक समर्पित थिएटर कलाकार रहे हैं। वो भारतीय रेडियो पर एक बाल कलाकार के रूप में और अभिनेता के रूप में कई इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट पुरस्कारों का विजेता रह चुके हैं। उन्होंने भारत, मध्य पूर्व और कनाडा में कई मराठी नाटकों में अभिनय किया। कनाडा में उन्होंने लेकुरे उदंड जाली, तो मी नाविच जैसे मराठी नाटकों में भाग लिया। एक मराठी फिल्म पहला तीर जो 2005 में आई थी, उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। उनके पहले प्रदर्शन को इंडो अमेरिकन दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया था। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने स्वतंत्र रूप से और टोरंटो के प्रसिद्ध सावित्री थिएटर के लिए कई क्लासिक मराठी नाटकों में भाग लिया और उनका निर्देशन भी किया, जिसमें
तुम्ही नावेच लेकुरे उदन जाली, मी माझा मुलुंचा, रंग उमालत्या मानाचे और फुल लेंथ नाटकों में सुखांशी बांटतो आम्ही, सखे शेजारी तथा अंग्रेजी भाषा में ही इज गॉन फ्रॉम हियर टू देयर, मराठी वन एक्ट प्ले काल परिक्रमा एंड महासागर द ओशन का भी निर्देशन किया है। उन्होंने हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए 2 फुल लेंथ नाटक मोहन राकेश कृत आधे अधूरे और अभिराम भड़कमकर कृत मूल मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर उधार का सुख का निर्देशन भी किया। प्रकाश जी, हिंदी राइटर्स गिल्ड के इस मंच पर आपका सुस्वागत है। नमस्कार। प्रकाश जी, भारत में मुंबई, मध्य पूर्व में बहरीन और उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा आपके अभिनय और निर्देशन के दोनों आपने कार्य सफलतापूर्वक किए हैं। मैं आपको पर्सनली इतने वर्षों से जानता हूं और दर्शकों के साथ मैं भी आपके रंगमंच की यात्रा वृत्तांत सुनने का अभिलाषी हूं। कृपया हमें मुंबई से लेके बहरीन, बहरीन से लेके कनाडा में आपकी जो यात्रा रही है रंगमंच की, वो हमारे साथ साझी करें। प्रकाश जी। मेरे काम को यात्रा कहना बहुत बहुत भारी है। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और रंगमंच में नाटक में रुचि रखता हूँ। इंडिया में, मुंबई में, पुणे में मैंने बहुत सारे मराठी नाटक में काम किया है जब मैं कॉलेज में था। बाद में बहरीन में मैंने 2-3 मराठी नाटक निर्देशित किए, हिंदी, गुजराती, उर्दू नाटक में सहभाग लिया। और जब मैं कनाडा में आया तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे जैसे बहुत सारे एनआरआईज है, उनका अपने मातृभाषा से हिंदी, मराठी, गुजराती संपर्क जो है वो थोड़ा सा छूट रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी थिएटर के साथ वो काम किया जाए कि वो अपनी भाषा से, अपने रूट से जुड़े रहे। तो मैंने यहाँ मराठी नाटक से शुरुआत की। तोमी नवेच, it's a big play which I did it in 1999 और वो बहुत बड़ा फिरते रंगमंच पर किया हुआ प्ले था और वो 4 घंटे तक चला और लोगों ने बहुत सराहना की। उसके बाद लेकुरे उदंड झाली, ये मराठी संगीत नाटक, उसमें लाइव म्यूजिक था, वो भी 3-3.5 घंटे का प्ले था। उसका प्रयोग किया, टोरंटो में किया। उसके बाद बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो और डिट्रॉइट में भी उसके प्रयोग हुए। उसके बाद मैं मराठी भाषिक मंडल के लिए प्लेस करता रहा। बाद में सावित्री थिएटर से मेरा संपर्क आया और सावित्री के लिए भी मैंने कुछ नाटक किए और अब हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में कुछ कलाकृतियाँ निर्देशित करूँ, कुछ नाटक का प्रयोग करूँ। धन्यवाद प्रकाश जी, आपके सफर का जो चित्र आपने पेश किया, तो जैसे मैंने काजल जी के साथ कहा कि उस सफर में हमें भी ऐसा लगा कि हम भी उस सफर में कहीं ना कहीं शामिल थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि someone's loss was our gain। अगर आप भारत में ही रहते या बहरीन में रहते और कनाडा नहीं आते तो हमें तराशने का काम कौन करता। तो मैं ईश्वर का धन्यवादी हूं कि आप हमारे बीच हैं और हमें तराशने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। नवल जी, आपकी आज्ञा से मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के सहकर्मी रंगमंच से जुड़ी संस्था का परिचय कराना चाहूंगा। सावित्री थिएटर ग्रुप कनाडा में मिसिसागा शहर में स्थित है, एक बहुआयामी, पुरस्कृत एवं निगमित नॉट फॉर प्रॉफिट थिएटर संगठन है। इसका मिशन कला, विशेष रूप से थिएटर के माध्यम से समाज को शिक्षित, सूचित, मनोरंजन और जागृत करना है। सावित्री थिएटर ग्रुप हर साल अपने दर्शकों के लिए अद्वितीय थिएटर अनुभव लाता है। सावित्री रंगमंच समूह अन्य कलाकारों और कला संगठनों के साथ मिलकर सामुदायिक कार्य कला परियोजनाओं और अन्य कला आयोजनों में काम करता है। सावित्री की परियोजनाएं आमतौर पर महिला केंद्रित, युवा केंद्रित
और अपने आसपास की पहचान, संबंधों, आत्म छवि, आत्म सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार, अकेलापन, इन जैसे मुद्दों पर अपना सृजन करता है। 11 जनवरी 2003 को स्थापित और भारत के पेशेवर कलाकारों के नेतृत्व में सावित्री थिएटर ग्रुप ने 2003 में एक प्रोजेक्ट आधारित थिएटर समूह के रूप में शुरुआत की और आज कनाडा में अपने रंगमंच के लिए एक स्तंभ के रूप में अपनी छवि बना चुका है। 2016 में सर्वश्रेष्ठ स्थापित थिएटर ग्रुप श्रेणी में मार्टियर्स द मिसिसागा आर्ट्स अवार्ड के विजेता सावित्री थिएटर ग्रुप टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो एक एरिया में एक एकमात्र समूह है जो भारत की कई भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में दक्षिण एशियाई रंगमंच की कन्नड़ाई प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करता है। इस ग्रुप की कल्पना जैस्मिन सावंत जी ने की थी, जो मूल रूप से मुंबई, पूर्व में बॉम्बे, भारत की रहने वाली थी। आज वो कनाडा की वासी हैं। रंगमंच के प्रति उनकी दीवानगी उनके शुरुआती दिनों से स्पष्ट है, जब वो पृथ्वी थिएटर मुंबई से जुड़ी थी और वहीं के अनुभवों से प्रेरित होकर सावित्री थिएटर ग्रुप की स्थापना हुई। हिंदी राइटर्स गिल्ड और सावित्री थिएटर ग्रुप ने मिलकर कई परियोजनाओं पर मिलकर काम किया है। कोविड काल में जहां सब कुछ बंद पड़ा है, लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं सकता, वही सावित्री थिएटर ग्रुप नए नए उपयोग कर रहा है। दर्शक रहित रंगमंच का मंचन अंतरजाल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और मैं यहां सावित्री थिएटर ग्रुप का अभी अभी प्रस्तुत नाटक द समर हॉलिडे की कुछ झलकियां प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा नवल जी से। संदीप जी, नाटक की कुछ झलकियां पेश की जाए। सर प्लीज एक बार। अरे यार, पहले से बहुत नाटक है और इस कहानी में कुछ धमाकेदार नहीं। अब्यूज, वायलेंस, कंट्रोवर्सी, देशभक्ति, डेथ, बीमारी। कहानी में कुछ एक्सट्रीम होना चाहिए। पर वो बात इस कैरेक्टर के लिए एक्सट्रीम ही है। और कॉन्सेप्ट में लॉजिक नहीं है। टीनेजर्स को सब पता होता है। अरे पता होने में और इंटरनलाइज करने में बहुत फर्क है। आपने कभी अपने पेरेंट्स को या सिस्टर्स को या डॉटर्स को उस नजरिए से देखा है क्या? कहां से कहां जा रहा है? ये थिएटर है, यहां ज्यादा नाटक मत कर, ज्यादा डायलॉग मत मार। कमाल है सर। थिएटर में नाटक नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? डायलॉग यहां नहीं मारूंगा तो कहां मारूंगा? चल सुना कहानी। जॉनर क्या है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, रिवील क्या है? ऐसा है सर, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स, ऑन्ट्रे और डेजर्ट होता है। ट्रेडिशनल इंडियन होटल में पूरी थाली होती है। और मेरे घर में दाल चावल मिक्स विद अचार। अगर भूख है ना तो मजा तीनों में आ जाता है। हाँ, फॉर्मेट्स कहानी के लिए होते हैं, कहानी फॉर्मेट्स के लिए नहीं। दिखता भोला है पर शाना है तू। तो कहानी क्या क्लासिकल स्टाइल में है या फोक? लोगों ने फोक को भी कैटेगरी बना दिया क्या? किसी जमाने में कला के ठेकेदारों ने जन समाने के विचारों को, उनके तरीकों को नीचा समझा, तो पैदा हुआ फोक। अब कुछ लोग फोक में भी ठेकेदारी शुरू कर दी है। बस अब और भाषण नहीं, कहानी पे आ। तो कहानी का लीड है अत्रेया। यह बात है उसकी 2004 की समर वेकेशन की। 16 साल का है अपना लड़का। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। छुट्टियों में घर आया हुआ है। उसके पिताजी की कोई नौकरी है और मां होममेकर। उसकी एक बहन भी है जिसकी शादी अभी रिसेंटली ही हुई है। वो उससे 9 साल बड़ी है। बचपन में बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। अत्रेया घर का लाडला है और मां और बहन दोनों के लाड में पला बड़ा है। अब उनके समुदाय में एक प्रथा है कि शादी के बाद भाई बहन के घर रहने के लिए जाता है। तो अपना हीरो यानी कि अत्रेया काफी एक्साइटेड है जाने के लिए, पर उसे उसका ना
जीजा पसंद नहीं। मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है, पर उसे ना उसकी बहन की शादी हो जाने से ही प्रॉब्लम थी। अत्रेया, अत्रेया, जरा यहाँ ना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा। पैकिंग हो गई? हाँ हो गई। बैठो। देखो तुम अपने बहन के घर जा रहे हो, अब वहां जाके ज्यादा बदमाशी मत करना। ये पहले जैसे टीवी रिमोट के लिए, टॉफीज के लिए वगैरह झगड़ना मत। जो दीदी बोले चुपचाप मान लेना, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? उसे बताओ, वही हमेशा झगड़ा शुरू करती है। अगर वो झगड़ा नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा ना। और वो लास्ट टाइम भी ना उन्होंने। अब ये सब भूल जाओ अभी। हाँ, पहले जैसे नहीं रहा। अब वो सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, किसी की पत्नी है, और बहुत सारे नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां हैं उस पे। हाँ, अब तुम सिर्फ उसके घर नहीं जा रहे हो, उसके और जीजा जी के घर जा रहे हो। अब वहां जाके जीजा जी के सामने नौक कटा के मत आना। पहले क्या हुआ क्या नहीं ये सब अब छोड़ दो। बस अच्छे से बिहेव करना। यूर अ बिग बॉय नाउ। ओके पापा। अच्छा, ये तुम्हारा टिकट, और तुम्हारे खर्च के लिए ये कुछ पैसे रख लेना, ठीक है? अब वहां जाके उनसे कुछ मांगना मत, जो भी चाहिए मुझे बोलो, ठीक है? और ठीक है, अब लेक्चर में शुरू कर देना। चलो स्टेशन छोड़ देता हूँ, चलो चलो। धन्यवाद संदीप जी। मुझे आशा है कि हमारे भारत के मेहमान नवल जी और काजल जी, आपको सावित्री थिएटर समूह का ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अब जैसी नियम और प्रथा है, मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर आसीन आदरणीय हरीश नवल जी का एक बार फिर हाथ जोड़कर पुनः स्वागत करता हूं। हरीश जी, रंगमंच थिएटर ये एक ऐसी जगह है जो कलाकारों को मांझती है, निखारती है और उन्हें एक पहचान देती है। यहाँ कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है कि इसके बाद वो समाज की शुचिता के लिए एक संदेशवाहक का काम करेंगे, लेकिन स्वप्रेरणा से प्रत्येक कलाकार ये काम करता है। आपने अपनी लेखनी द्वारा, अपने अध्यापन द्वारा रंगमंच के कई कलाकारों को मांझा है और उनकी कला को निखारा है। आपकी रंगमंच यात्रा वृत्तांत से हमें कृतार्थ करें हरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी जो 2 रंग यात्राएं सुनी हैं उन्हीं से मैं काफी विमोहित हो रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अलका सूरी जी बिल्कुल सब याद आ गई हैं बड़े आराम से। विजय भाई भी याद आ गए हैं। और अभी जो प्रकाश दाते जी का संक्षिप्त वक्तव्य सुना, लेकिन उन्होंने कितने बड़े काम किए हैं मैं उसका अनुमान लगा रहा हूँ। आप खुद इतना रंगमंच से जुड़े हुए हैं, शैलजा सक्सेना के रंगकर्म को जानता हूँ और कुछ आपके देखे भी हैं जो शैलजा गाहे बेगाहे यूट्यूब इत्यादि पर देती हैं। देखिए मैं बात शुरू करता हूँ कि मेरी रंग यात्रा तो मेरी गली से, मैं चांदनी चौक के दरीवा कला में रहता था और उसमें वो बंद गली का एक आखिरी मकान था जिसमें अर्जुन दास टोपी वाले थे। और अर्जुन दास टोपी वालों को एक शौक था कि वो गली के बच्चों को इकट्ठा करके उनसे नाटक करवाया करते थे। तो हम लोग बहुत बच्चे थे, बहुत, ये तो बहुत पुरानी बात हो गया, आज हम इतने बड़े हो गए हैं। तो वहाँ उन्होंने ये नाटक करवाते थे और मुझे 3 बार वहाँ पर उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। यानी वो 2 साल में 3 बार मुझको वो इनाम मिला। जो पहला इनाम था वो तो था मुट्ठी भर चने।
कि उन्होंने कहा ये, और साथ में दिए एक अन्नी। एक अन्नी का मतलब 4 पैसे। अब आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं, गूगल से पूछिए एक अन्नी की वैल्यू आज क्या होगी। तो पर मेरे लिए वो इसलिए वैल्यू थी कि वो मेरे पास आज तक वो पीली कन्नी है, क्योंकि वो मेरा प्रथम पुरस्कार था मेरे उस अभिनय का। और दूसरी बार जो है वो एक साथ चवन्नी मिली, और साथ में उन्होंने मुझे एक टोपी दी। टोपी वो प्राय देते थे सबको सफेद रंग की, मुझे उन्होंने काले रंग की टोपी दी, तो उसको विशेष मानकर। और विशेषता ये थी कि उसके ऊपर एक सलमा सितारों का कुछ बना हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा कि बिना बहुत साधनों के भी आप नाटक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के उन नाटकों को देखने के लिए उनका वो बहुत बड़ा आंगन था, और उसमें मोहल्ले के जो 15 घर थे वहाँ के काफी लोग आया करते थे, बल्कि आसपास की गलियों से, सामने कटरा मशरूर से भी आते थे। और कटरा मशरूर में विजय सूरी जी जानते थे, उनके मित्र थे सोमनाथ नागर, अगर काजल को याद हो, सोमनाथ नागर रहते थे, वो भी आया करते थे। तो बचपन से हमारा जुड़ाव उधर हुआ। और फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाते थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली की है, वो उस समय नाटक का एक स्थल हुआ करता था। अभी मंडी हाउस जो है वो नहीं चला था। रमेश मेहता जी के कुछ नाटक जो है वो लिटिल थिएटर में, दूसरी जगह होते थे, एलटीजी में। एलटीजी भी की बिल्डिंग भी नहीं थी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का हॉल था जहाँ पर नाटक होते थे, और वहाँ सीरियल में धारावाहिक नाटक भी होते थे। तो वहाँ हम देखते थे, तो उसमें जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया उसका नाम था कुलभूषण करबंदा। वो कालांतर में, वो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो मेरे सीनियर थे, मेरे काफी सीनियर थे, 4-5 साल सीनियर थे मेरे से। और जूनियर रेड क्रॉस की संस्था वाले एक दिल्ली स्टेट में जोनल और बाद में स्टेट लेवल पर नाट्य प्रतियोगिताएं कराते थे। तो उसमें उनको वो सम्मान मिला था, और उसके बाद उनके कुछ वर्षों बाद वो सम्मान मुझे मिला, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होने का उस लेवल पर। मंजली जी को तो इतनी बार मिला, मैं देख सुनकर ही हैरान हो गया कि आप लोग कितने प्रतिभाशाली हैं। वो मिला, और उसकी स्कूल में फिर जब नाटक शुरू किए तो वहाँ केसी मेहता जी थे, जो नाटककार रमेश मेहता है उनके परिवार से ही वो जुड़े हुए थे, और उनके कारण रमेश मेहता भी हमारे स्कूल में कभी आ जाते थे। तो उनके साथ किए 5-6 नाटक किए। और फिर स्कूल में ये हो गया कि जब भी कोई आता था तो मुझसे कहते थे डायलॉग सुनाओ, हरीश को बुला लो, ये डायलॉग सुनाएगा। तब हरीश कुमार नवल लिखता था मैं, बाद में कुमार गायब हो गया जब बड़े हुए, तो गायब होना भी था। कॉलेज में आकर के एक बहुत बड़ा वातावरण मिला, और हमने वहाँ रजनीगंधा किया। तो रजनीगंधा प्ले किया, और रजनीगंधा तक तो ठीक था, किंतु उसके बाद एक नाटक हमने किया जिसका नाम पागल खाना था, और ये एक मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद था। तो उस नाटक में जो मेरी भूमिका थी वो सलीम की थी, और एक दृश्य था कि जो बादशाह अकबर हैं वो बगीचे में खड़े हैं, क्योंकि उनकी जो एक दासी है उन्होंने इनको बताया है कि सलीम जो है वो अनारकली के साथ मोहब्बत करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे मत कहो, मुझे तब जब मैं अपनी आंखों से देख लूं। तो उन्होंने कहा वो बगीचे में मिलेंगे। तो वो बगीचे में एक पेड़ के पीछे जो है वो छिप कर के अकबर खड़े थे, मुझे आज भी याद है, अकबर का रोल कर रहे थे लाजपत आहूजा। बाद में वो जोनल मैनेजर, एक बैंक के मैनेजर के रूप में रिटायर हुए, वो कर रहे थे, और मैं सलीम बना हुआ था। तो जो अनारकली थी, इससे पहले हमने जो नाटक किए थे उसमें चूंकि स्कूल में भी हमारे साथ हमारी को एजुकेशन नहीं थी, और वो जमाना वो था कि जब लड़की पास से गुजर जाए तो वो सिहरन काफी समय तक रहती थी। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता था कि तंग रास्ता है तो लड़की भी हिचकिचा जाती थी और लड़का भी, कि अब निकलें कैसे। ये वो बड़ी हालत थी। अब तो हम तो कॉलेज में देखते थे इतने साल, 41 साल कॉलेज में पढ़ाया, तो देखता ही था कि तब कैसे मिलते थे और बाद में कैसे मिलते थे। तो मिलने का बड़ा फर्क हो गया। पर उस जमाने में, अब वहाँ अनारकली सचमुच की एक लड़की, और वो और सुंदर भी थी।
अब एक डायलॉग बोलना था जिसमें मुझे उसके सामने घुटनों के बल बैठ करके कहना था कि मेरी नूरे चश्म और मेरी जहां और पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ डायलॉग थे। अब तो मुझे कुछ कुछ ही ध्यान रहे हैं। और मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत की इंतहा का, और ऐसा कुछ एक डायलॉग था। तो मुझे वो उस स्टाइल में करने थे, बहुत ही शायराना अंदाज में। तो मैं वो जैसे ही करने लगा तो वो उस अनारकली को देख करके नर्वस हो गया। मैं सारे डायलॉग भूल गया। तो अनारकली ने मुझे क्यों देना चाहा, बोलो 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 बोलो, मोहब्बत का इजहार करो करो। वो मुझे कहे और मैं इजहार क्या, मैं कुछ भी ना कर पाऊं। तो पीछे जो अकबर जी खड़े थे उनको लग रहा था कि ये हरीश डायलॉग नहीं बोलेगा तो मेरा नंबर कब आएगा, मुझे तो इसको पकड़ना है अनारकली के साथ। तो उसने वहां से जो कहा, हालांकि उसमें माइक थे लटके हुए थे ऊपर, वो वैसे मैं आजकल और लेवल्स होते ही नहीं थे, दूसरे भी नहीं होते थे, तो लटके होते थे बहुत दूर। लेकिन वो कमबख्त इतना तेज था कि उसने उसकी आवाज सुन ली, जल्दी कर हरी, जल्दी कर, क्या कर रहा है तू, अनारकली का भी कहना। तो वो अबे अबे तबे की बात में ना वो खींच रहा था कि कैसे आए। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की, जैसे डायलॉग बोलने लगा तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भाटिया साहब मुझे नजर आ गए। अब मैं जो था सब भूल गया। तो उसने कहा, अनारकली ने, कहिए कहिए सलीम हुजूर, आप बोलिए ना। और उसने फिर मुझे क्यों दिया, तो मैंने एकदम कहा, कैसे कहूँ, सामने डॉक्टर भाटिया आ गए, सब देख रहे हैं, उनके सामने नहीं बोल सकता मैं। और उसके बाद तो क्या कहे लगने शुरू हो गए, बहुत कुछ हुआ। और मैं जब आया तो मेरी पिटाई तो मेरे साथियों ने की, लेकिन जैसे हम हॉल के बाहर आए तो लोगों ने कहा, क्या जान डाल दी, क्या सुंदर अभिनय था। क्योंकि बाद में हुआ ये था कि वो पागल खाने से भागे हुए सारे पागल थे जो नाटक कर रहे थे। तो ये एक अनुभव था कि जब आपने कुछ किया नहीं लेकिन आपको उसका फिर भी फल मिल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसा एक बार और भी हुआ था, वो उस अभिनय में नहीं हुआ था, कि हम कृष्ण चंद्र का नाटक, कहानी जो थी दरवाजे खोल दो, उसको हमने अभिनय कर रहे थे। तो गुलशन मधुर आकाशवाणी के बड़े प्रसिद्ध उद्घोषक हुआ करते थे, बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका में चले गए थे। वो हमारे डायरेक्टर थे और उसमें हमें कुछ बनाना था। तो दरवाजे खोल दो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव पर था कि हिंदू मुसलमान सिख सब क्यों सब एक एक हो जाएं, उसको लेकर था कि सबके दरवाजे खोल दो, बड़ा सिंबॉलिक था। तो वहां देखा, वो सेट बनाने के लिए हम लोग पैसे नहीं थे। अब क्या, वैसे ही हम चवन्नी ठन्नी जोड़ जाड़ के तो गुजारा करते थे, और ऊपर से अब सेट कैसे बनवाए। तो सेट का खर्चा बहुत था। तो हमारा एक जानकार था हमारे पड़ोस में, सतनाम सिंह तरखान, कारपेंटर, उनको बुला लिया। मैंने कहा, भाई सतनाम, कुछ ऐसा करो, तो देखो ये जो दिल्ली पर लाइब्रेरी है, इसका स्टोर देख लो, उसका कबाड़ खाने में ना जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें से बना लो, तो थोड़े बहुत पैसे ले लो। तो वो दोस्त सा बन गया था। तो उसने देखा, तो उसने बोरी टाट लकड़ी जो कुछ मिला बना दिया। तो उसमें एक टाट का पर्दा ऊपर लटका दिया। अब जब सारा नाटक होने लगा, और नाटक के बाद जब हम लोग खड़े थे, 4 लोग बात डायलॉग बोल रहे थे, तो एकदम से आवाज आई ज़्ज़। तो मेरी नजर ऊपर गई तो पर्दा थोड़ा नीचे खिसक गया, क्योंकि गिरने वाला था। तो अब मैं हचकिचा गया कि क्या क्या करूं। फिर भी हमने अपना डायलॉग बोला, तो अब सबकी नजरें डायलॉग ही बोलते हैं यार, साथ साथ ऊपर देखते जाए। वो ज़्ज़ ज़्ज़ करते करते ना, इधर नाटक खत्म होने होगा हुआ कि उधर से पर्दा गिर गया। जैसे ही गिर गया, तालियां बज गई, सिंबॉलिक हो गया, वाह क्या बात दी है, दरवाजे खुल गए, पर्दा जो टूट गया, हट गया, ये बहुत अच्छा है। तो ये मुझे याद आता है। वैसे असली बाद में तो ये हुआ कि रवि वासवानी को आप लोग जानते होंगे, अभिनेता थे, फिल्म में भी उन्होंने काम किया, और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर भी रहे एक्टिंग के। तो वो मेरे दोस्त थे। तो नॉन ग्रुप बनाया था जिसमें हेमंत केजरीवाल भी थे और हम भी थे। कुछ समय के लिए ये भी थे, एक बाद में बड़े एक्टर हो गए, उनका नाम इतने बड़े हो गए मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी याद आ जाएगा। फिर वो पॉलिटिक्स में भी चले गए, अभी याद आ जाता। तो वो नॉन ग्रुप करके बनाया था हमने। तो नॉन ग्रुप में हमें साथ सबसे ज्यादा मिला डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का, जो बड़े नाटककार तो थे ही, और वो हमें एमए में नाटक पढ़ाते पढ़ाते थे। नाटक स्पेशल तभी खुला था हमारे से 1-2 साल पहले। मेरे से जो सीनियर थे वो दिनेश ठाकुर थे, महेश आनंद थे, है ना, ये लोग जो बाद में
थिएटर की उन्होंने काफी बपौती संभाली करी। खैर, तो डॉक्टर लाल के होने से हमें लाभ हुआ, तो उनके पास हम बैठते थे तो उनसे वो गुर सीखते थे। फिर मिस्टर अभिमन्यु उन्होंने किया, तो मिस्टर अभिमन्यु का रोल दिनेश ठाकुर ने किया और मैंने भी एक सहयोगी का रोल उसमें निभाया। तो हम फिर वो बिरला मंदिर के पास एक साउथ इंडियन थिएटर है, उसमें जाया करते थे, तो वहाँ उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक अनुभव हुआ। अब होता क्या था कि वहाँ पर अक्सर बहुत देर हो जाती थी और टाइम बहुत ज़माना वो था कि एक्टिंग को कोई अच्छा काम नहीं मानते थे ना, म्यूजिक को भी विशेष रूप से वेस्टर्न म्यूजिक को अच्छा नहीं मानते थे। अब बड़ी मुश्किल होती थी, अब घर से झूठ बोल के जाओ या आओ और फिर देर देर तक रिहर्सलें हों, तो उसमें फिर समय लगने लगा। तो फिर मुझे लगा कि अभिनय नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने तब मोबाइल क्रश शुरू किया और मोबाइल क्रश लेकर के हमने सॉर्ट ऑफ नुक्कड़ नाटक जो हैं वो जगह जगह किए, विशेष रूप से गंदी बस्तियों में। तब दिल्ली में सीलमपुर कॉलोनी के आगे जो है सीमापुरी बन रही थी, तो वहाँ बहुत गंदगी का साम्राज्य था, तो वहाँ जाते थे और भी जगह जाते थे हम, जगह जगह इस तरह की कॉलोनी में। तो वो किया, पर फिर बाद में लगा कि अब थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा ज़माना भी बदल रहा था। फिर कॉलेज में आ गए, जब लेक्चरर बन गए। हाँ, लेक्चरर बनने से पहले की बात ये हुई कि मैंने एमए किया और एमए के बाद तब हमारे टाइम में एमलेट 2 साल की रिसर्च डिग्री होती थी, आजकल 1 साल का एमफिल होता है। फिर उसके बाद पीएचडी करनी होती है। तो उसमें टॉपिक लेना था, तो टॉपिक लेने के लिए ये बात है 1969 की। इसको हिंदी में 69 कहते हैं। वो उस समय डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर विजयन स्नातक, डॉक्टर दशरथ ओझा नाटक के माहिर, सावित्री सिन्हा जी, ये लोग बैठे हुए थे और चल रहा था क्या क्या टॉपिक देने। तो मैं जब अंदर गया तो नगेंद्र जी कहते इस लड़के को सूरदास का फलाना दे दो। तो मैंने कहा हमें श्रीमन कहना था, श्रीमन सूरदास नहीं, मैं मोहन राकेश के नाटक पर काम करूंगा। तो कहते मोहन राकेश लिखा क्या उसने? मोहन राकेश तब इवनिंग में एमए में कुछ क्लासेस लेने भी आते थे। तो मैंने कहा इतना बड़ा नाटक अभी इनका आधे अधूरे चल रहा है, लहरों के राजहंस लिखा है। और फिर मैं कुछ बोलने लगा, कहते ये क्या है? अच्छा, अश्क जी पर कर लो अगर करना ही तो। मैंने कहा जी उन पर तो बहुत हो गया, मुझे तो उन्हीं पर ही करना है, मैं उनके नाटकों पर काम करना चाहता हूँ। तो कहते वो मैंने ना वो आपस में कुछ बात करने लगे, तो मैंने वो वाक्य सुन लिया जिसका अर्थ ये था कि मोहन राकेश तो भी जीवित हैं, जिसका आशय ये निकलता था। अब मुझे तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, फिर जब वो नहीं रहेंगे ना तब आ जाऊंगा। और मैं एकदम से वहां से बाहर निकल गया। निकल कर आकर मैंने कहा लो भैया हरीश, तुमने क्या किया? तुम लेक्चरर बनना चाहते हो और ये मौका गवा दिया, और वही डॉक्टर नगेंद्र जैसे इनके सामने, तो वो तो अब तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और तुम यहाँ से भी गए बड़ी मुश्किल से, तो एमफिल में नंबरों के हिसाब से मिलता था। पहले की 20 सीटें जो होती थी, जो पहले के 20 विद्यार्थी आते थे उनको मिलता था। इतनी मुश्किल से तो नंबर मिले और अब जा रहे हैं। इतने मैंने देखा कि हमारा कॉलेज का एक चपरासी, यूनिवर्सिटी का चपरासी था, ईश्वर। देखिए ईश्वर की कृपा कैसे होती है, सुनिए, नाम से भी हो जाती है। वो आया, कहता नगेंद्र जी बुला रहे हैं, चलो चलो, ऐसे रूठा नहीं करते हैं, नगेंद्र जी बुला रहे हैं। तो मैं भाग कर गया, तो नगेंद्र जी कहते ये क्या कर रहे हो, है? इतने बड़े हो गए हो, एमए कर चुकी है, एमफिल करनी, लेक्चरर बनना है, तो पता नहीं। वैसे बड़ा जल्दी जल्दी बोलते थे। तो मैं सिर झुकाए खड़ा हो गया। मैंने कहा जी जो भी आप टॉपिक देना चाहे दे दीजिए, मैं अश्क जी पर कर लेता हूँ। कहते नहीं, मोहन राकेश पर कर लो। वो मोहन राकेश पर पहला शोध कार्य था जो मैंने किया था। आपने भी आधे दूरे किया तो मुझे राकेश जी याद आ गए, क्योंकि मैंने उनके साथ ही किया। ये और बात है कि जब मैंने काम पूरा किया तब तक उनका ना देहांत हो गया था, पर सारा काम वो मेरा देखते थे। और हम लोग शीला जी के यहाँ पर मिला भी करते थे राजकमल प्रकाशन में। और रिवॉली में एक कैंटीन, रिवॉली सिनेमा की कैंटीन थी ऊपर, उसमें वो बैठते थे। तो उनके जो कहकहे हैं जोरदेव के, और अभी आपने जो अंश दिखाया आधे अधूरे का, तो उन्होंने वो बताते थे कि बिन्नी कौन है, किन्नी कौन है, अशोक कौन है, वो सब जो उनके आसपास के पात्र थे, कहाँ उनकी पत्नी थी, कहाँ उनकी प्रेमिका थी, कहाँ तीसरी पत्नी थी, वो कौन कौन, वो सब बताया करते थे।
खैर वो एक अच्छा अनुभव था, तो मैंने वो किया और फिर मैं लेक्चरर बन गया। उसके बाद शिवाजी कॉलेज में लगा 71 में, 71 में। और फिर पीएचडी के लिए जब मैंने सबमिट किया तो मैंने मेरा था कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नहीं, रंगमंच के आधार पर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाट्य प्रयोग। तो ये मैं बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रंगमंच पर पहला पीएचडी थीसिस था, क्योंकि उससे पहले ड्रामा नाटक पर हुए थे पर रंगमंच पर नहीं हुआ था। तो जब रंगमंच पर आप कर रहे हैं और वो युग वो था, अब सोचिए 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ये सारा जो 7वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो दशक है, ये हमारे हिंदी थिएटर के उन्हीं के नाटक आज तक आप हो रहे हैं। वही अंधा युग की बात आप करते, वही आधे अधूरे होता है ना। ये सारे नाटक सभी उसी दौर के हैं। तो वो एक ऐसा था। और उस समय फिर गुरुडम था अलकाजी जी का, तो मैं रिसर्च के सिलसिले में अलकाजी हूँ, राम गोपाल बजाज हूँ, है ना, इन सब से मेरा मिलना हुआ। बम्बई गया, सब जगह गया, तो उससे बहुत अच्छा लगा। और अब चूंकि वैसा कर तो सकते थे पर वो कर नहीं पाए अभिनय वाला कक्ष, तो फिर डायरेक्शन की, तो उसमें भी मुझे आप बता देना, क्योंकि मैं वो कहीं ऐसा ना लगे मैं क्लास की तरह से बोलते नहीं, नवल जी, आपने कई देशों का दौरा किया है, कृपया बताएं हाँ। टीवी पटकथा लेखन और नाटक लेखन और प्रस्तुति के बीच का अंतर क्या है और इनकी चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान क्या है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो टीवी लेखन जो हमारा है वो कैमरा एंगल पर है ना, कैमरे से प्रभावित होता है। और जो हमारा नाट्य लेखन होता है, ये रंगमंच पर जब जाते हैं तो वो तो प्रत्यक्ष चाक्षुष है। वो तो जो चाक्षुष विधा होती है वो हमेशा ज्यादा कठिन होती है, उसमें मेहनत बहुत चाहिए, उसमें याददाश्त चाहिए, उसमें रीटेक नहीं हो सकता, है ना, उसकी कोई संभावना नहीं है। और उसमें कोई भी चीज एक गलत हो गई या स्टेप खराब हो गया तो उसका असर पूरे नाटक पर पड़ सकता है, There are no जबकि cuts. टीवी या फिल्म में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो रंगमंच की जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, कि अचानक किसी का आवाज खराब हो जाए। ठीक है, अब डबिंग की सुविधा होने लगी, पहले नहीं होती थी। अब तो ये है कि लिप मूवमेंट किया और पीछे से आवाज चला दी जा, वो है। पर हर जगह ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सभी लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत, जैसे अभी आपने नाटक किया, जो मैं दूसरा नाटक आपका देख रहा था, तो ये बड़े श्रम साध्य नहीं, व्यय साध्य भी हैं। तो उसके लिए आपको समय भी देना है और इतना पैसा खर्च करना है। तो ये वो लोग तो कर सकते हैं जो अपने ग्रुप बना करके कुछ कुछ हिस्सा पैसे मिलाया और कर लिया, जो यानी इकोनॉमिक दृष्टि से जो ठीक ठाक हैं वो लोग कर सकते हैं। पर जो नहीं है और उनको रंगमंच करना है तो वो लोग कैसे करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जब नुक्कड़ नाटक वगैरह चलने शुरू हुए थे, तब हमने अपने वो उसका अनुभव लिया कि उसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और चाहते हैं कि उसमें बड़े सीमित साधन है। सिंबॉलिक प्ले कर रहे हैं आपको सिंहासन बनाने के लिए सिर्फ एक बहुत अच्छे सिंहासन जैसी कुर्सी नहीं बनवानी, आप एक मूढ़े को भी सिंहासन घोषित कर सकते हैं। क्योंकि वो जो है, आप बस उसकी प्रतीति करवानी है, क्या उसको ध्वनित करवा दें कि लोग जैसे उसको देख रहे हो, कि जो जिस चीज का जो प्रतीक बनाया वो लगे। राजा है तो जरूरी नहीं कि वही भड़कीले गाउन पहनने और राजमुकुट पहनना उसके। मैं एक बहुत बीच में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अंधा युग के शोज सबसे ज्यादा हुए हैं, आप जानते हैं। और ये आज भी समीचीन है, आधे अधूरे तो अब समीचीन नहीं रहा, क्योंकि वो उसका जो कथ्य था वो तो पुराना हो गया, बासी हो गया, अब तो उसको कुछ नहीं। देखा जाए तो मोहन राकेश जो हमारे टाइम में हिंदी नाटक मसीहा माने जाते थे, आजकल वो बहुत नीचे हैं। अगर आप गौर से देखें, मैं मतलब उन भावनाओं को छोड़ दीजिए जो हृदय में स्थापित है, पर आप सोच के देखिए लॉजिक से कि आधे अधूरे का कथ्य कंटेंट अब नहीं रहा, है ना। अब समाज बहुत आगे चला गया, एक समय था जब ये था, वो बीत गया। और जो लहरों के राजहंस हैं उन्होंने एक बार उसको ठीक किया, 2 बार ठीक किया, 3 बार, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो श्वेतांग श्यामांग के डायलॉग आप याद करते हैं, अच्छे तो लगते हैं,
लेकिन जब नाटककार संतुष्ट नहीं था तो वो भी नहीं रहा। तो उनका एक नाटक है आषाढ़ का एवं, वो उनको जरूर वो कालिदास वाली परंपरा में खड़ा करता है कि वो एक नाटक बच गया। और जो बात थी कि पहले नाटक से पहले जो निर्देश दिए जाते थे, रंग निर्देश, तो वो रंग निर्देश अब नहीं लिखे जाते। तो रंग निर्देश मोहन राकेश जो है वो उनके रंग निर्देश बड़े जबरदस्त होते थे। वो बिल्कुल उनका जो कथाकार था वो उसमें बोलने लग जाता था और वो उसी ढंग से लिखते थे कि आप शब्दों को हटा नहीं सकते, शब्दों पर इन्होंने काम किया था, है ना? तो ये वो अब वो तो मुझे ये मैं बता रहा था कि अंधा युग को मैंने कई तरह से देखा है। 1962 में जब फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में हुआ था तो मैं स्कूल में था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्कूल में मेहता जी थे, तो वो हमें वो नाटक दिखाने ले गए। हम खाकी निक्कर सफेद कमीज पहन करके वो नाटक देखने गए थे, मुझे आज भी याद है। और वो नाटक देखा था जहाँ पर कि टूटा हुआ जो रथ का पहिया जो प्रतीक रूप में पूरा बड़ा सा फिरोजशाह कोटला के उस ऐतिहासिक खंडरों में रखा हुआ था, वो आज भी कौंध रहा है उन खंडरों के बीच में। और फिर पुराने किले में ही अंधा युग हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ। और उसमें तब तक लाइट एंड साउंड इतना अच्छा हो चुका था कि जब कृष्ण की जो बांसुरी बजती है वहां से बात शुरू होती है, उनका जब बांसुरी की आवाज आई यानी अब कृष्ण की एंट्री हो रही है। हर एक की एंट्री पर साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते थे। और घोड़े भाग रहे हैं तो लगता था कि वो स्टीरियो सिस्टम से लेफ्ट से राइट भाग रहे हैं, राइट से लेफ्ट भाग रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, पास से, ये सारी चीजें वो देखा, उसका एक कौतुक अलग था। और एक हमने देखा जिसमें ये एम के रैना ने किया। एम के रैना ने क्या किया कि उन्होंने कौरव और पांडव अंधा युग में सबको काले कपड़े पहना दिए। जो पुरुष हैं उन्होंने काली जीन्स और नंगा बदन, ऊपर कुछ नहीं। और जो लेडीज हैं सबको काली धोती काली ब्लाउज। अब चाहे वो दासी हो, चाहे रानी हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, है ना, सबके वस्त्र भूषा एक जैसी। और वो उन्होंने किया, त्रिवेणी में हुआ। और उसमें किया तो एक सचमुच कई बार ऐसा लगा कि हाँ, हमें क्या जरूरत है रंगोपकरण की, हम क्या जरूरत है, व्हाई डू गो फॉर सो मच ऑफ प्रॉप्स। हम कर सकते हैं क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा था, हम उसको आत्मसात कर सके थे। तो वो मैंने देखा कि एक चीज ऐसी है। और फिर जैसे बादल सरकार के प्लेज आते थे और बादल सरकार ने जो नए प्रयोग किए वो सबके सामने थे। उन सब में यही था कि आप, यानी बड़ी अजीब सी बात है, रंग विहीन ऐसा रंगमंच। सफर है कि नवल जी कि हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। नवल जी ये आपके बहुत, आगे से मैं अगला सवाल काजल जी से हाँ हाँ, पूछूंगा। काजल जी जी, जी जी। हिंदी रंगमंच की चुनौतियों की चर्चा करते हैं तो चुनौतियों से बात शुरू होती है, चुनौतियों पे ही समाप्त हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि अपने जन्म के समय हिंदी रंगमंच बेहद साधन संपन्न रहा है, लेकिन आज जो संकट सामने है वो अलग किस्म के हैं। नाटकों को लेकर आम आदमी में अब वो उल्लास बचा नहीं दिखाई देता जो कभी नाटकों के प्रति जी होता था। और इसका सबसे बड़ा कारण मेरी समझ से टेलीविजन है। मध्यम वर्गीय परिवारों में टेलीविजन के फूहड़ धारावाहिकों ने एक ऐसा कब्जा कर रखा है कि वो थिएटर तक आना नहीं चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि तकनीक तो है ही, तकनीक के साथ-साथ जो रंगमंच के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, उनमें से एक तो तकनीक है और दूसरा ये है कि जो टेलीविज़न का आना, टेलीविज़न तो ख़ैर जो कमर्शियल चैनल्स हैं वो सिनेमा की अगर हम बात करें या फिर इंटरनेट की बात करें, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अब आ गया है। तो इन्होंने हर चीज़ आप देख सकते हैं, दर्शक हर चीज़ देख रहा है। इवन आजकल जो नाटक हैं, थिएटर चैनल्स आ गए हैं टेलीविज़न पर, कुछ चैनल्स ने स्टार्ट किए हैं, जहाँ आप थिएटर भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल हैं, जो लेकिन थिएटर का जो मज़ा था लाइव परफ़ॉर्मेंस, क्योंकि इट्स पेंटिंग, लाइव पेंटिंग है थिएटर को अगर कहा जाता है। इसे दृश्य काव्य जिस तरह से आपने कहा कि ये दृश्य काव्य है, तो ये लाइव पेंटिंग है। वो चीज़ें खत्म हो रही है क्योंकि एक ऑडियंस है, वो अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। उसके सामने जब सब कुछ उसके पास भरी हुई थाली रखी हुई है जिसमें हर तरह की चीज़ें हैं, वो बाहर जाके टिकट खरीद के वो एक चैलेंजिंग हो गया है, एक बहुत चैलेंज आ गया है रंगमंच के सामने कि किस तरह से
ऑडियंस को दोबारा से दर्शकों को वापस लाया जाए, क्योंकि दर्शक कम हो रहे हैं। जी। और जब हम एक नाटक करते हैं तो हमारे एक अगर हम एक पैसे खर्च करके भी अगर एक नाटक करें और मुश्किल सब्जेक्ट को लेकर हम नाटक करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि एक नाटक को करने में बहुत मेहनत लगती है, रिहर्सल में बहुत वक़्त लगता है। फिर आपने जो रिहर्सल स्पेस है, उसको आपने किराया पे लेना पड़ता है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। फिर आपने जब ऑडिटोरियम बुक किया, ऑडिटोरियम का किराया ही इतना है 50,000, 1,50,000, ये आधे-आधे दिन के किराए हैं। इनका इतना ज़्यादा मेट्रोज़ के ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो आपने सब कुछ बुक कर दिया। लेकिन जब आप नाटक कर रहे हो और आपके पास दर्शक नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप नाटक किसके लिए कर रहे हो? बहुत बड़ा ये तो यही यही है। जब पहले सिनेमा आया था तो लगता था रंगमंच तो कब से चल रहा है कि चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज ये चैलेंज बहुत सामने है कि जो इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और जो थिएटर जो शुरू कर दिया है कुछ चैनल्स ने, थिएटर दिखाना टेलीविज़न पे दर्शकों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर मैं अगर टेक्नीक्स की बात करूँ कि टेक्नीक्स इतनी ज़्यादा हावी हो गई हैं, एक और जो बात करती हूँ टेक्नीक्स, क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मेरा मानना है कि जो थिएटर है वो टोटली एक्टर का मीडियम है, होना चाहिए और है भी। जी। लेकिन अब आज के दौर पे इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, इतना मल्टीमीडिया यूज़ होने लगा है। मैं मेट्रो की ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, इतना मल्टीमीडिया इस्तेमाल हो रहा है थिएटर में कि वो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो ऐसा कर रहे हैं और वो देखने में कई बार तो लगता है कि सॉरी टू से, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि जैसे हम कोई ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं या फिर हम सिर्फ लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं और जो एक एक्टर है वो तो कहीं रहा ही नहीं। ये तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बड़े-बड़े रंगकर्मी हैं। ये मतलब ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस तरफ काम करना चाहिए और दूसरा ये कहा जिस तरह से मैंने कहा कि जो ये सारे चैनल्स आ रहे हैं, तो दर्शक बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहे। जब उनको बिना पैसा खर्च किए सब कुछ देखने को मिल रहा है, अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो लाइव परफ़ॉर्मेंस जो देखने का उनको शायद नहीं कम हो रहा है, दर्शक कम मिल हो रहे हैं। टिकट कल्चर खत्म हो रहा है इस वजह से और हम लोग कहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, रंगमंच में पैसा नहीं है और लेकिन अगर हम बाहर इंडिया से बाहर देखें, तो वहाँ तो थिएटर की टिकट्स ब्लैक में बिकती हैं। ब्लैक जी। में टिकट्स लोग खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेट्रोज़ की अगर ख़ास तौर पे बात करूँ तो टिकट कल्चर ही नहीं रहा। अगर हम टिकट शो करने जाते हैं तो कहा जाता है अगर अब टिकेटेड शो है, तो पास भिजवा देना, पास दे देना तब हम आएँगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रोडक्शन करने में अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आपने खुद करना है, आपका 50,000 रुपए तो किराया है ऑडिटोरियम का, फिर आपको रिहर्सल स्पेस करनी है, घंटों के हिसाब से उसका किराया है। तो एक प्रोडक्शन करने में 2 ढाई लाख रुपए आराम से खर्च हो जाता है, तब आपकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसपे आपको कोई गारंटी नहीं कि आपके लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। और लोगों को बुलाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइज़मेंट करना होगा और उस एडवर्टाइज़मेंट में अलग से आपके पैसे खर्च होंगे। ये तो अभी तक कुछ तो चुनौतियों की जी। मैं बात कर रही हूँ। अगर इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा ज़रूर, अपना अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया है। बिल्कुल। और ये चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी दिख रही हैं क्योंकि जब मैं बहुत बात बड़ी करता दिख हूँ रही हैं, निजी थिएटर बहुत के बड़ी दिख साथ। रही मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर से, तो अभी नवल सर बोल रहे थे मेरे पापा दिल्ली पे नहीं, वो हमेशा जम्मू-कश्मीर में ही रहे हैं, यहाँ के विजयसुरी नहीं है, जम्मू के विजयसुरी हैं और हुँ। बहुत नाम रहा है उनको। हाँ, सोमनाथ सागर जी को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी में नाटक अनुभाग देखती हूँ और सोमनाथ सागर जी एक राइटर रहे हैं और हमारे लिए लिखते रहे हैं, हमारे ड्रामा से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बात कर रही थी, जैसे मैं जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आज की डेट में क्योंकि फ़ोक जो है, फ़ोक हमारी धरोहर है, हमारी रूट्स फ़ोक से जुड़ी हुई हैं। आज की नई जनरेशन की बात करें, तो जब हम नाटक करते हैं तो कितने लोगों को पता है भांड पत्थर का अब शुरू हुआ, उसको थोड़ा-सा रिवाइव किया गया। मोतीलाल केम्मोजी जो लेजेंडरी हमारे जम्मू-कश्मीर के रहे हैं, या एम.के. रैना रहे हैं, या फिर रवि केम्मोनी ने बांड पत्थर को रिवाइव किया। लेकिन इसके अलावा जब जे.एंड.के का इतना फ़ोक है जो यहाँ दिल्ली में लोग नहीं जानते हैं। जी। उनको नहीं पता टड क्या है, उनको नहीं पता पगदिया क्या है, उनको नहीं पता हरन क्या है, उनको नहीं पता कान सखियाँ क्या है। ये हमारे रौफ क्या है, रौफ की अगर हम बात करें, ये हमारा, क्योंकि जो थिएटर कंपोज़िट आर्ट, इसमें नाटक तो है ही, इसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है। ये सारी चीज़ें, बच नगमा क्या है, ये नहीं पता। ये सारी फ़ोक थिएटर फॉर्म्स हैं। डोगरी थिएटर की अगर हम बात करें, तो मैं जैसे कह रही हूँ कि अगर हम
डोगरी में नाटक नहीं हो रहे, अगर हमारी अपनी लैंग्वेज में नाटक नहीं हो रहे, मराठी में नाटक हो रहे हैं, बंगला में नाटक हो रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें होने चाहिए उसमें नहीं हो रहे, ये किसका कसूर है? ये तो मुझे लगता है हम सबको इसके डायरेक्शन तो में काम बेसिकली करना काम चाहिए। बहुत है करने के लिए, बस क्योंकि सिर्फ एक हाँ, एक एक जज्बा चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। जी, धन्यवाद का। जी। अगला मेरा जो प्रश्न है प्रकाश जी आपसे है, प्रवासी रंगमंच और भारतीय रंगमंच के बीच में आप क्या अंतर देखते हैं और इनकी क्या चुनौती है प्रकाश जी? आपने दोनों रंगमंचों में आपकी भागीदारी रही है। प्रकाश जी आपका माइक म्यूट है। प्रवासी रंगमंच और भारतीय रंगमंच जो प्रोफेशनल थिएटर है जो भारत में आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि मराठी में आज भी लोग फिल्म देखने से ज्यादा नाटक देखना पसंद करते हैं और मराठी में नाटक बहुत ही लोगों को पसंद है। लेकिन वो जो पहले जो नाटक होते थे उसमें उसकी भाषा, उसका व्याकरण व्याकरण मतलब मैं भाषा का व्याकरण नहीं बोल रहा हूँ। जो नाटक का व्याकरण होता है, जो कहाँ आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आवाज ऊंची करनी है, कहाँ पे इमोशन दिखाना है, वो जो है वो आजकल चला जा रहा है। आजकल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जो इंग्लिश और यूरोपियन प्लेज है, उसमें कभी भी पॉजेस वगैरह शेक्सपियर के जो नाटक होते हैं उसमें थे वो, लेकिन आजकल वो सब म्यूजिकल टोन्स होते हैं और उस पे वो बातचीत होती है नाटक में। वो उसी तरफ मराठी रंगभूमि और मे बी हिंदी रंगभूमि जा रही है। वैसे जो पुराने क्लासिक प्लेज होते थे, वो प्लेज आज आजकल वो वैसे प्लेज नहीं आ रहे। हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि अगर अगर एक प्ले लिया तो उसके हर एक किरदार 100% हम उसको न्याय दें। लेकिन जो भारत में आजकल जो नाटक होते हैं उसमें 2-3 मेन किरदार होते हैं, उस पे सारा फोकस होता है और बाकी के किरदार तो वो कमी मुझे लगती है। जी प्रकाश जी, ये सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा। नवल जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा क्योंकि समय भी आ रहा है। परंपरा और प्रयोगों की बात करते समय हम ये नहीं भूल सकते कि हिंदी रंगमंच इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है। उपभोक्ता और बाजार में उद्योग संस्कृति का जन्म हुआ है और हर एक चीज आज एक उत्पाद है। इस चुनौती पर रोशनी डालें। बिल्कुल ठीक कहा कि असल में क्या है कि बाजार तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन जब वो बाजारूपन पर उतरता है तब वह बुरा हो जाता है कि उसके बिना तो हम नहीं रह सकते। देखिए, मैं जब काजल जी और प्रकाश जी बता रहे थे तो मेरा ध्यान जा रहा था, जो दर्शकों सबसे बड़ी चुनौती जो दर्शक वाली नहीं है, जिसका संबंध आपके सवाल से भी जुड़ा हुआ है, कि जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत समृद्ध हैं और जो साहित्य कला में कुछ करना चाहती हैं, तो ऐसी जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जब वो अपने कार्यक्रम करती हैं तब उसमें दर्शक आते हैं नाटक में। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब भारंगम करता है तब टिकट और लेने वाले भी आते हैं। भारंगम आप जानते हैं, उसके लिए चूंकि शोध का जो विषय है नाटक के बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। हालांकि अब शोध के बाद प्रवासी साहित्य भी एक नया चैनल खुल गया है हिंदी में शोध का, तो उस भारंगम में कई बार टिकट नहीं मिल रही होती, या साहित्य कला परिषद जब नाटक करती है तो पासेस देती है, वो पैसा नहीं लेते। इसी तरह से सभी प्रादेशिक जितनी भी हैं अकादमियां हैं, जब अकादमियां करती हैं तो अकादमियों से जो ग्रांट मिलती है उससे जब लेते हैं और जब पासेस देते हैं तो मैंने देखा है कि आते हैं लोग।
जब हिंदी अकादमी दिल्ली ने एक बार नाटक प्रदर्शन शुरू किया और 4-5 दिन का किया, तो उसमें पूरा हॉल भरा होता था और जगह नहीं मिलती थी और लोगों के फोन आते थे सबके। मैं उस समय एकेडमी का मेंबर था कि लोग आते थे कि हमें किसी तरह से अंदर बिठाइए। तो ऐसा नहीं है कि दर्शक नहीं है, इस बिल्कुल ठीक बात कही हमारे साथियों ने कि जहाँ व्यय की बात आ जाती है कि उनको उधर की मोड़ना पड़ता है। उसके लिए प्रचार भी चाहिए, उसके लिए धन का प्रबंध भी होना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो बहुत तंग करती है। लेकिन इन सब चीज़ों में फिर बाज़ार आता है। आप विज्ञापन लेते हैं। जब हम लोग ड्रामाज़ अपने करते थे तो हम छोटे-छोटे विज्ञापन लेते थे, 2-4 बड़े लोगों से विज्ञापन ले लिया तो हमारा खर्च निकल आया। तो वहाँ जो विज्ञापन दाता हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स हैं। कई जगह ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि इंडियन टबैको कंपनी भी है जो प्लेस करवाते हैं, और हिंदी के भी करवाते हैं, अंग्रेजी के तो आज भी वो लोग कर ही लेते हैं। बस जो जिस तरफ ध्यान दिलाया प्रकाश जी ने कि मराठी में, बंगाल में और काफी हद तक दक्षिण भारत में उसका प्रचलन है। किताब का प्रचलन भी है और नाटक देखने का प्रचलन भी है कि जब घर में कोई उत्सव होता है तो उस पर भेंट के रूप में हम लोग किताब नहीं देते उत्तर भारत में, पर वहाँ देते हैं। और जैसे प्रकाश जी ने ठीक कहा, मैं देखता था दिल्ली में भी जो मराठी रंगमंच था वो बहुत मशहूर था, भले ही वो विजय तेंदुलकर का नाटक हो या किसी का भी, तो वहाँ भी भीड़ होती थी। तो इस चीज को पैदा करने में वो संस्कार देने वाली बात है। जैसे हम हिंदी के लिए कहते हैं कि हिंदी की सम्मान के लिए उसको संस्कार दो, बच्चों को नाटक देखने के लिए संस्कार दो, क्योंकि एक वो जीवंत और जीवित विधा है, वो मरनी नहीं चाहिए। और एक तरफ जो बड़ा अच्छा इशारा किया मिस सूरी ने, जिन्होंने हमारी जो लोक नाट्य परंपरा है ना, वो जो धीरे धीरे या तो बहुत ऊंचे स्तर पर है कि जब हम भारत को बाहर लेकर के जाते हैं इनक्रेडिबल इंडिया करके, तब वहां पर उन लोगों को हम ढूंढते हैं, कहाँ है, कठपुतली नगर जाते हैं, वहां से आर्टिस्टों को लेते हैं, उनको लेके चले जाते हैं वहाँ। और फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन वैसे हमारी वो लोक नाट्य कलाएं जो हैं वो उस तरह से मर रही हैं। और इन इन सब के लिए बाजार ही काम आएगा दोस्तों, क्योंकि जब विज्ञापन दाता विज्ञापित करेंगे, जब सोर्स होगा तो उसी से चलेगा। और आप देखिए उससे चलता भी है। तो हम उससे अगर परहेज ना करें, हाँ कई बार ये होता है कि अब मान लीजिए नाटक ऐसा है जो कि सिगरेट के विरुद्ध है, तंबाकू के विरुद्ध है, लेकिन तंबाकू कंपनी जो है वही 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 इसको पैसे दे रही है ना। अब शराब के खिलाफ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शराब कंपनी ही पैसे दे रही। वहां थोड़ा सावधानी रहती है कि हम इसमें हम उस चीज का प्रचार ना करें। वैसे तो बाजार का वो जो शेड है, अच्छे वाली ग्रे नहीं, तो उसकी जो अच्छी शेड है उसको हम ले सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा। तो बहुत है आगे हमारे है, बट उनमें उनसे निकलने के लिए भी हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। बाहर आए बिना काम होता नहीं। आप देखिए ना, आपने कनाडा में बैठ कर के हिंदी रंगमंच को कहाँ पहुंचा दिया। जो आपने सावित्री का परिचय दिया तो रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे आप वहां इतना कुछ कर लेते हैं। और जो थिएटर का ज्ञान मैं देख रहा हूँ प्रकाश दाते जी को हुआ, जो विद्या जी आपको हुआ, जो शैलजा को है, जिनको मैं जान रहा हूँ, है ना। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कई बार हम यहाँ महानगरों में रह कर के भी मंडी हाउस के इर्द गिर्द जाकर के भी वो चीजें नहीं अपना पाते। तो मैं तो आपको बहुत बड़ा साधुवाद दूंगा कि आपने सावित्री के माध्यम से मतलब जो इसको जीवित किया, जीवित रखा हुआ है रंगमंच को, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज हमें भी आनी चाहिए। दिक्कत ये है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी आस्थाएं, हमारी भाषाएं जो है वो आप लोग ज्यादा जीवित रख रहे हैं और हम पता नहीं उनके साथ क्या कर रहे हैं। इट इज ए पैराडॉक्स। ये इस तरफ एक चिंतन जरूरी है, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। और आपने
आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय चुना जिसके बहाने हमने समाज की कई चीजों पर बात कर ली, जिन लोक नाट्य शैलियों से लेकर के और क्लासिकल तक, और जो भरत मुनि से आपने आरंभ किया, और आप, मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि मैं भरत मुनि का वंशज हूँ। जी तो बिल्कुल, मैं मेरा सोच रहा था कश्मीर में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को भरत मुनि वंशज कहता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं दिल्ली में हूँ तो मैं किसका वंशज हूँ? वैसे धन्यवाद पैदा नवल तो जी, मैं जाना धन्यवाद। मैं अब शारदा जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच संभालें और सभी हमारे आज के मेहमानों का, हमारे अध्यक्ष जी का सत्कार करें और उन्हें धन्यवाद दें। शारदा जी। धन्यवाद विद्या जी, और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। थोड़ा सा समय और लग गया है, लेकिन हमारा कार्यक्रम भी आज 10 मिनट देर से शुरू हुआ, और बहुत ही खुशी की बात है कि हम इतनी सार्थक बातचीत कर पा रहे हैं। हम सही तरीके से बातचीत को ले जा रहे हैं। समस्याओं को देखने पर ही समाधान की कुछ झलक हमें दिखाई देगी। और सर ने मुझे नाटक पढ़ाया है, मास्टर्स में मेरे गुरु हैं। नाटक की जो शिक्षा ली है वो, और जो रुचि पैदा हुई है वो आदरणीय डॉक्टर नवल जी की क्लास में बैठकर मास्टर्स में स्पेशल में उनसे ही मिली है मुझे, और बहुत से सीखने को मुझे वो तो मिलता आपकी है। प्रतिभा है शैलजा, आपकी प्रतिभा है। सर, आप वो जो चीज बो दी आपने, ब्रेक से लेकर और कालिदास से लेकर के और बाद के आधुनिक नाटकों की हम लोगों ने जो परंपरा पढ़ी और करी, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो रंग यात्रा हिंदी राइटर्स गिल्ड की शुरू हुई थी, वो अंधा युग से ही शुरू हुई थी। पहला नाटक हमने अंधा युग किया था। हम मतलब इतने महत्वाकांक्षी थे कि हमने कोई दूसरा नाटक ना करके सीधे हम अंधा युग पर आए। और जो हमारा एक बड़ा 3 घंटे का नाटक हुआ, उधार का सुख, वो 2018 में प्रस्तुत हुआ था। 19 में हम लोगों ने थोड़ा एक छोटा नाटक किया, लेकिन 2018 में जो नाटक प्रस्तुत किया उसका कुछ अंश दिखा करके मैं, हमारे बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद देते हुए वो अंश आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सावित्री थिएटर ग्रुप बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, पर साथ ही साथ हम बीच बीच में मिलते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, और कभी कभी अपने अपने काम करते हैं, क्योंकि हिंदी राइटर्स गिल्ड में साहित्य की गोष्ठियां, विचार, संपादन, प्रकाशन और बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संगोष्ठियों में भाग लेना जैसे काम भी बहुत सारे चलते हैं। तो उधार का सुख जो ये नाटक है, अभिराम भड़कमकर जी का सुखांशी भाड़ंती आही, ये मराठी का जो मूल नाटक था, उसको प्रकाश जी और मैंने मिलकर लगभग 6 महीने में उसका अनुवाद किया। हर एक डायलॉग, संवाद उसका बहुत ही अधिक पावरफुल है। तो इस नाटक को के जो ये अंश, हम 2-3 अंश झलक दिखा रहे हैं और चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, देखिए उसको। आप सबका, काजल सूरी जी का, प्रकाश जी का धन्यवाद कर रही हूँ, विद्या जी का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। लेकिन इस नाटक से अंत करना चाहते हैं हम इस कार्यक्रम का, क्योंकि ये नाटक कई आयामों में है। प्रकाश जी अपने स्टेज के सेटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, कहाँ से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो उसमें आधुनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। 2 हिस्सों में हमने ये नाटक को प्रस्तुत किया था, और एक इसमें बीच में रिवॉल्विंग दीवार थी। तो जब दर्शक देखते थे तो दीवार को ऐसे घुमा दिया जाता था, 1 मिनट के अंदर अंधेरा होकर के दोबारा जब आता था तो एक ही कमरा दिखाई देता था, और फिर दीवार को घुमाते थे तो दूसरा कमरा दिखाई देता था, वहां पे रोशनी। तो एक तो ये अनुदित नाटक है जी, एक तो ये अनुदित नाटक है, तो इसका एक आयाम ये है। दूसरी बात ये है कि ये इसमें समाज के बहुत सारे पहलुओं को लिया गया है, और एक स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति के माध्यम से लिया है। तो बहुत सारे जो हमारे समस्याएं हैं उन पर बहुत अधिक सशक्त संवाद हैं इसमें। इसमें स्टेज का प्रयोग, रोशनी का प्रयोग, संगीत का प्रयोग, और ये 3 घंटे का नाटक था। ये मुझे कहते हुए अभी भी रोमांच हो आता है कि हमारा एक भी व्यक्ति ब्रेक के टाइम पर भी उठा नहीं। हार्डली किसी को जाना होगा बाथरूम, तो 3 घंटे बैठे रहना आज के समय में, कि बताता है नाटक की शक्ति को, नाटक के सामर्थ्य को, नाटक के संवाद के माध्यम के भाव को, और लोगों के जुड़ने के भाव को भी। व्यय का भाव जरूर हमें उसमें देखना होगा कि वो कैसे हम उसकी चुनौती को सामना करते हैं और कैसे दर्शकों को लाते हैं। लेकिन ये नाटक दर्शकों को लाने में सफल रहा, बिठाए रखने में सफल रहा, उसके कुछ अंश। लेकिन उससे पहले इस नाटक के जो मूल कलाकार, मुख्य कलाकार विद्या जी के साथ थे, संदीप जो आज हमारे यहाँ सारी तकनीक भी संभाले हुए हैं, मैं उनका को भी कहूंगी कि 1 मिनट दर्शन दें, क्योंकि जब आप उनको स्टेज पे देखेंगे तो आप, पहला नाटक उन्होंने ये अपने एडल्टहुड में बड़े होने के बाद किया, पहला नाटक, और ऐसा
सिक्सर मारा है इन्होंने छक्का बिल्कुल ये जिसको कि सब लोगों पर उनका प्रभाव बहुत जबरदस्त जम गया है। संदीप जी 1 मिनट के लिए आए तो। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। आपने हमेशा मुझे काफ़ी मौका दिया है। तो आज का चर्चा काफ़ी अच्छा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नाटक को पसंद करेंगे के जी। कुछ अंश जो पेश करने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी ने 8 महीने की मेहनत करके अपनी तकलीफों के बावजूद हम लोगों को जो सबको निर्देशन दिया है, एक-एक जन को मांझा है। इसके साथ ही मैं मित्रों एक बात और ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हिंदी राइटर्स गिल्ड का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे हमने अभी आधे-अधूरे हमारा लगाया जाएगा, लेकिन हमने रश्मि रथी, मित्रों मरजानी, सूरदास, आधे-अधूरे ये सब नाटक जो किए थे, अंधा युग, वो सारे नाटकों को हम धीरे-धीरे उस यूट्यूब से जोड़ रहे हैं। आप लोग उस यूट्यूब को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अंधा युग और आदि सारे नाटकों को भी देखिएगा। इस समय हम देखते हैं उधार का सुख। मैं अपने दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी। डॉक्टर, ये इस फाइल में लिखा है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। आई एम स्किज़ोफ्रेनिक। ये इसका क्या मतलब हुआ? सदा इसका ये मतलब हुआ कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 दुनियाओं में रहता है, जीता है, बसता है, उसका खंडित होता है उसका व्यक्तित्व, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो फिर स्किज़ोफ्रेनिक हुआ कौन? मैं या आप? सदा 2 दुनियाओं में जीता है कौन? सच पूछो तो जीना चाहिए वैसे किताब में लिखा है जैसे, लेकिन वास्तविकता में हम जीते हैं ऐसे। जीने के लिए हमेशा दोस्तर बातें करनी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लेकिन दूसरी तरफ डोनेशन के लिए बराबर पैसे जमा करते रहना। बोलो, अब बोलो, खंडित हुआ कौन? मैं या आप? जितनी रकम पर साइन करूंगा उतना ही वेतन लूंगा, ये कहकर मैं डटा रहा। तो गांधी जी की खादी पहने ट्रस्ट के नेता आ गए, बोले इस्तीफा दे दो, त्याग पत्र दे दो। और मेरे अध्यापकों ने कहा सादे जीवन का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी की सादगी ही बहुत महंगी पड़ती है आजकल। बिना चूते पड़ के सॉरी बोलो। इस बात को सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों ने कहा मुझसे, शिक्षकों ने। तो मैंने भी कह दिया ठीक है ना, निकाल दो सिलेबस में से, गांधी जी को ही निकाल दो। तो उन सबने मिलकर के मुझे राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया। मुझे राष्ट्रद्रोही। इन सबको कोई कैसे संगति में बिठाए डॉक्टर? आदमी पागल नहीं हो जाएगा? ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं रही। ये दुनिया इतनी सड़ गई है, इतनी खराब हो गई है कि आदमी के रहने के लायक ही नहीं रही। क्या कहा तुमने? सर फटा जाता था ये सब देखकर। बाद में फिर से आने शुरू हो गए। सदा आज के लिए ये रुकते हैं। देखो तुम्हें ये सब याद करके बहुत तकलीफ हो रही है। कमलाबाई, सदा के रहने की व्यवस्था हो गई है? इसे ले जाओ। उठो सदा। दूसरा मैं कुछ कहूं सदा? हाँ। देखो तुम्हारे मन ने कुछ ऐसी भ्रामक धारणाएं बना ली हैं, और मूल रूप से देखा जाए तो इस व्यवहारिक दुनिया से एडजस्ट करते हुए व्यस्त हो जाना तुम्हारी समस्या का मूल निदान है। देखो दुनिया को काफी बारी ज्यों का त्यों स्वीकारना पड़ता है। हाँ, वही कहता था मैं अपने मन से, आंखें बंद करके जी ले। हे मन, बन जा पत्थर। लेकिन सदा देखो दुनिया में पाप खत्म नहीं होगा। परमेश्वर तक ने 10 अवतार लिए, फिर भी पाप का अंत नहीं हुआ। अरे सदा इंसान को आंखें खुली रख के जीना चाहिए। डॉक्टर, फिर से ये कम पाप ज्यादा पाप, इसको नापने के लिए इंची टेप कहां मिलती है? किस दुकान पर? मतलब अभी मीता मैडम ने कहा शादी सौदा, यानी शादी एक सौदा ही है। चलो मान लिया शादी एक सौदा ही है,
लेकिन किसी के एक छोटा सा पाप करने से एक लायक लड़के के स्कॉलरशिप का चांस तो चला जाएगा ना। उस लायक लड़के ने अपनी जिंदगी के साथ कुछ भला बुरा कर लिया तो वो पाप छोटा या बड़ा इसे कैसे नापेंगे? सदा, मेरे निजी मामलों में तुम मत बोलो। लेकिन उस बच्चे ने अपनी जान तो गंवा दी ना। तो ये मामला निजी कैसे हुआ? अरे सदा, किसने जान गंवा दी? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। जान तो चली गई ना डॉक्टर। वो लड़का मेरा अपना बेटा भी हो सकता था। नहीं डॉक्टर, यहां पर आपका, मेरा या किसी का भी कुछ भी प्राइवेट या निजी नहीं हो सकता। ट्रस्ट के निर्देशकों को भी मैंने यही समझाया। लाखों रुपए देकर एडमिशन लेने वाले ये लड़के हजारों लायक लड़कों के स्कॉलरशिप के अवसरों को छीन लेते हैं। जैसे खेती के पानी को रोककर उसमें से कोल्ड ड्रिंक बना लिया जाए, या खेती की जमीन को हड़प कर बिजनेसमैन उस पर बिल्डिंगें बना ले। मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। उन्होंने भी ऐसा ही कहा। जब मैंने कहा कल मेरे नन्हे मुन्ने की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बारी आएगी और आप उससे लाखों रुपए डोनेशन में मांगोगे जो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करेगा? तो उन सब ने कहा उसे जान देने दो जान उसे। तो मैंने सोचा उस दिन का इंतजार मैं क्यों करूं, अभी क्यों नहीं? What are you saying, सदा? डॉक्टर साहब, पेड़ जमीन से सत्व लेकर बड़े होते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन वो उस सत्व को जमीन को लौटा देते हैं वापस बारिश के रूप में। लेकिन आप जैसे मुट्ठी भर लोगों के द्वारा अपने सारे अवसरों के शोषित हो जाने के बाद हम जैसे निस्सत्व बचे हुए लोग अपनी जान न दे दे तो और क्या करे डॉक्टर, और क्या करे। तो सदा, उठो। देखो, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, वो सच है। दोनों के बीच में खाई है, एक विषमता है, पर इसी में से रास्ता निकालना पड़ता है सदा। जीने मरने का संघर्ष है ये। डॉक्टर, आई एनवी यू। मुझे ईर्ष्या है आपसे। आपके पास अपनी हर एक करनी के समर्थन के लिए अच्छे तर्क हैं। मैं ये बात मन से कह रहा हूं सदा। मन से? हाँ। मन, काश आपके ही जैसा मेरा मन मेरे बस में होता तो। लेकिन नहीं, वो नहीं बना पत्थर का। उसने अपनी आंखें खोली, वो रोने लग गया। वो देखो, वो उस कुर्सी पर। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चुभन, मुझे शांति से सोने दो, मुझे शांति से सोने दो। चला जा यहां से, चला जा। कमला भाई। तीसरा सीन। कल हम ऐसे थे, कल और आज में बहुत अंतर है। Now forget that and सचमुच है इनमें अंतर? ना मीता, कोई अंतर नहीं। डार्लिंग सुनो, यहां बैठो, हेल्प मी प्लीज। ऐसा सोचो तुम साउंडिंग बोर्ड हो मेरा, एक लाउड थिंकिंग है, ऐसा समझो। आज सुबह चावला का फोन आया था। यहां? हाँ, मैंने उठाया। उसकी वो हमेशा की तरह शुगर कोटेड मीठी मीठी आवाज फोन पे आई। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? बेटा, मेरे मन में आया कि सीधा उसके मुंह पे कह दूं, चुप कर दलाल। लेकिन अचानक मेरी मर्जी के खिलाफ
बिना सोचे समझे मेरे होठ हिले और कुत्ते की दुमती की तरह हिलने वाली मेरी साली जीभ बोल उठी। चावला साहब, आपने याद किया, मेरी लाई बन गई। हाँ, लाई बन गई। थैंक गॉड। क्यों मीता, क्यों क्यों आदत हो गई हमारे होठों को बिना सोचे हंसने की, हेलो कहने की? सामने वाले से ना प्रेम है ना अपनापन, फिर क्यों मीता? मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग ही हूं। मेरा मेरा मन अलग है और मेरा शरीर अलग है। मतलब एक मैं तो हूं, लेकिन मेरे अंदर भी एक और मैं है। मुझसे मुझसे जुदा हो रहा मीता मेरे अंदर का मैं। मतलब अंदर दो व्यक्ति होंगे, एक मैं और एक और मैं। ये जो दूसरा मैं है वही आत्मा होगी क्या मीता? देखो, मन की व्याख्या करते हैं हम, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो मतलब दिमाग के ऑर्डर्स बनने वाला मैं और एक और मैं, ऐसे दो मैं। मतलब सोचने समझने वाला सदा और बीवी बच्चों को मारने वाला सदा, ऐसे दो सदा। ओह, ऐसे दो सदा मीता। ओह माय गॉड। सदा 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 नफरत हो गई मुझे इस नाम से। श्रीधर सदा सिर्फ एक पेशेंट है, मेंटल पेशेंट। हाँ मीता, सच, वो हॉस्पिटल के अंदर है और मैं बाहर, पर दोनों में खास कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है मीता, कोई फर्क नहीं। ओके, वो सब छोड़ो और पहले चावला को फोन करके थैंक्स बोलो। उसके लिए प्लान देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फोन करके थैंक्स बोलो। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? चलो फोन करके पहले थैंक्स बोलो उसको। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? क्या? मेरा मूड नहीं है। अरे श्री पर, अरे कितना जाऊं मैं मन के खिलाफ मीता, कितना जाऊं मैं मन के खिलाफ। एक दिन सहना छोड़कर बगावत कर देगा ये। ये कुछ अंश थे। ये तो कुछ अंश थे। 3 रोमांच हो गया शैलजा, रोमांच हो गया। इतना अच्छा अभिनय, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, इतनी अच्छी सिचुएशनल जो हैंडलिंग है, वाह कमाल। सर, अब मैं यही कहूंगी आपको, अपने दर्शकों को, अगर पूरा नाटक देखना है, ये तो बहुत छोटी छोटी झलकियां थी, बहुत जबरदस्त। इसका हर डायलॉग ऐसा था कि जब हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा अंश दिखाएं, तो लग रहा था ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। तो हम लोगों ने आज ही इसको अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पर। हिंदी राइटर्स गिल्ड का YouTube चैनल है, उस पे आप लोग ये नाटक पूरा देख सकते हैं और कमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको बाकी अच्छा लगेगा तो हम फिर और भी नाटक डालते रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। मन की जो बात और अभी जो कही, वो बहुत अच्छा। ये दोनों अभिनेता इतने अच्छे थे। जी 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 जी, बिल्कुल। संदीप जी का मैं इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि बड़े होने पर स्कूल में करते थे, उसके बाद उन्होंने पहला जो ये काम किया है। और निर्देशन में जिस तरीके से प्रकाश जी ने दिन रात मांझा है हम लोगों को, वो चीज एक जबरदस्त। प्रकाश जी तो अप्रतिम है, अप्रतिम। धन्यवाद। शैलजा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें सीन्स का चयन करने में बहुत मुश्किल हुई। कल मैंने पूरी रात गुजारी, उसके बाद 36 मिनट का मैं छांट पाया था, तो उतना तो संभव था ही नहीं। इसमें इतने अच्छे प्रयोग हैं प्रकाश जी के द्वारा। लाइट के बारे में एक तरफ में जहां पर अभिनेता बात कर रहे हैं, वहां पर दूसरी तरफ में डांस शुरू हो जा रहा है और लाइट शिफ्ट का जारी है। एक जगह पर रेड लाइट से वो ब्लड का सिग्निफाई हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि दिखाने का मन हो रहा था, लेकिन समय के अभाव में वो पेश नहीं कर पाए हम लोग। नहीं, एक दिन वेबिनार की बजाय शैलजा जी, एक दिन सब लोग आप बुलाओ और थोड़ा सा बता करके सब देखें और फिर उसके बाद उस पर बात करें। बहुत बढ़िया। ये भी तो हो सकता है बिल्कुल आपके पास तो तैयार ही है ना? जी, एक बिल्कुल, भूमिका मैं यही देकर कहना आप चाहती सबको बुलाइए और हम देखें और फिर उसके बाद उस पर कुछ देर चर्चा करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना अच्छा
जी, वो मैं यही बहुत कहने वाली थी कि रंगमंच पे हमारी पहली बैठक थी। अब इसके बाद हम बीच-बीच में लगातार हर 2-3 हफ्ते के बाद बातचीत करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें कार्यक्रमों से। ये बातचीत कभी खत्म हो नहीं सकती। साहित्य जीवन का अंग है और जीवन लगातार चल रहा है और नाटक नहीं उसमें नहीं, प्रमुख हिस्सा है। बिल्कुल खत्म होनी भी नहीं चाहिए। जी, जी, कभी बिल्कुल। निष्कर्ष नहीं निकलता होता, वही ठीक है। और बहुत बहुत सभी धन्यवाद। दर्शकों का, सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। अरुणा गुप्ता जी, नीलम वर्मा जी, विनोद पांडे जी, मधु मेहता, राहुल जी हैं, पूर्णिमा मोहन जो आपने आधे अधूरे में पहले नायिका देखी थी, पूर्णिमा मोहन हाँ जी वो हाँ, से जुड़ी हुई हैं। और ये सभी लोग, आशा बर्मन जी, कृष्णा वर्मा जी, सुमन घई, सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। सब आप लोगों को की बातचीत को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और संचालक काजल और विद्या और जी का सबकी तरफ से आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। और विद्या भाई का धन्यवाद, और जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। मैंने ये प्रोग्राम नहीं बनाया, ये सब शैलजा जी की करनी है। वो करते हैं। हमारा ये सब परिवार है सर, जिसमें कि हमारे साथ 10 हमारे और डायरेक्टर्स हैं, टीम है पूरी हमारी, वो सब जुड़े हुए हैं। आप सबका, उन सबका सहयोग है। तो काजल जी, शैलजा जी को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि she was a topper, she is a topper, she would always be a topper. सर आपका God bless आशीर्वाद you. मिला God bless से you. कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और सभी दर्शकों को और सभी लोगों को प्रणाम करती नहीं, हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये सभी साथी इतने अच्छे हैं कि आपके पास सारे हीरे हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। धन्यवाद अच्छा। हिंदी राइटर्स गिल्ड. It was an honor to share the discussion with all of you. नहीं, धन्यवाद. अच्छा लगा। अलका जी, दोबारा अलका बुलाते जी ने बहुत अच्छा रहेंगे प्रकाश जी। जी प्रकाश जी, आपको दोबारा बुलाते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी हमारी। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद काजल जी, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।